तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे B.Pharm 8 सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस जो कि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो पार्ट 1 होने वाली है जिसमें हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने 3 चीज़ जो पॉइंट है वो ध्यान से सुन लेने कि ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। दूसरा कि यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन है जैसे आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड तीसरा कि जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है हमने ना प्रीवियस क्वेश्चन बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, पाँचों यूनिट से हमारे टोटल 27 क्वेश्चन हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, बाकी इसके सेकंड पार्ट में कवर होंगे जिसमें हम बाकी के रिमेनिंग तीनों यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 को कवर करेंगे जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर अपडेट होगी, वहीं पर आपने जाकर के ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी आपने कैसे वहाँ पे जाकर के ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने जो है प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन रजिस्टर करने के बाद आपको ना B.Pharm का सेक्शन नज़र आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उसमें जो है आपको 8 सेमेस्टर पे जाना है। सेमेस्टर पे जैसे क्लिक करोगे आपको अपने कंटेंट नज़र आ जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट वाइज है वो सारा कुछ वहाँ पे दिख जाएगा। या फिर सबसे ऊपर एक आपको कॉम्बो में बैच मिलेगा B.Pharm 8 सेम का, आपने वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी आपके सब्जेक्ट है वहाँ पे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी वीडियोस, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, बुक्स की PDF वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपने वहाँ पे जाकर के ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे हमने पहले लिख रखे हैं। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले गाइज मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, इसका क्या मतलब है। अगर आपने फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस का PB नहीं पढ़ा है तब भी चीज़ आपको एकदम क्लियर होंगी, एकदम सिंपल तरीके से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए पहले हम ये जानेंगे कि क्या यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है और एज ए B.Pharm स्टूडेंट आपको क्या फ़ायदा होगा, यानी कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस भी हमने यहाँ पे जाननी है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन यही है कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस, जो कि शॉर्ट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल यहाँ पे वही हेडिंग है। देखिए हमने इस वर्ड को ब्रेक कर रखा है, फार्मास्यूटिकल प्लस रेगुलेटरी प्लस साइंस। फार्मास्यूटिकल यानी कि जहाँ भी फार्मा वर्ड आ जाता है आपको पता है, जैसे कि B.Pharma, D.Pharma जो हमारे कोर्सेज हैं उनके नेम में छिपा है, मतलब दवाइयों से रिलेटेड पढ़ाई। तो फार्मास्यूटिकल बोले तो रिलेटेड टू मेडिसिन और ड्रग्स। ठीक है, एंड रेगुलेटरी जो है, रेगुलेटरी जो वर्ड है वो रेगुलेशन से आया है। रेगुलेशन बोले तो रूल्स, लॉज एंड गाइडलाइंस। ठीक है, रेगुलेटरी बोले तो रिलेटेड टू रूल्स, लॉज एंड गाइडलाइंस। एंड साइंस बोले तो स्टडी या सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। तो आप ये बोल सकते हैं कि दवाइयों से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, अगर हम उनकी स्टडी करें तो वही जो स्टडी है वो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस कही जाएगी। अब इसका हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी 7 सेमेस्टर में आपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने जाना होगा कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं, उनके लिए अप्रूवल के लिए हमने कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं। CDSCO या FDA से वो जो है अप्रूव होते हैं, तब जा कर के हम ये सारी चीज़ें करते हैं और हमारी दवाई मार्केट में आती है। 10-15 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। तो उसके दौरान हमें बहुत सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है जो CDSCO के द्वारा सेट किए गए हैं इंडिया के अंदर। तो अगर हम उन्हीं रूल्स, लॉज और गाइडलाइंस की अगर हम स्टडी करें तो बस वही सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बोला जाएगा, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। समझ आया? अभी हमने सिर्फ वर्ड को ब्रेक करके ही समझा है। यहाँ पे देखिए यूनिट फर्स्ट में जो आपका है वो यही है कि कोई भी न्यू ड्रग है उसकी डिस्कवरी कैसे होती है, उसको फिर हम कैसे डेवलप करते हैं, यानी कि अप्रूवल, ये सारी चीज़ें। तो अप्रूवल तक हम कैसे उसको डेवलप करते हैं ये यहाँ पे आपने डिस्कस करना है यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में कि फिर रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस की कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लगती है ड्रग को अप्रूव कराने में, कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी है। इंडिया के अंदर CDSCO है, तो और कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं, जैसे कि US में US FDA है, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरोपियन यूनियन है ना, और ऑस्ट्रेलिया, जापान के अंदर अलग अलग हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। फिर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन ड्रग प्रोडक्ट इन ओवरसीज़ मार्केट। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, विदेश में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ओवरसीज़ मार्केट में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे फ़ाइल वगैरह बननी है, कैसे सारा कंटेंट या बोल सकते हैं सारा डेटा भेजना होता है, वो आप डिस्कस करोगे। फिर यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल जो है, क्लिनिकल ट्रायल क्या है, कैसे किए जाते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करोगे। लास्ट में है रेगुलेटरी का कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ लॉज वगैरह, कुछ बुक्स वगैरह, कुछ रूल्स वगैरह यहाँ पे हैं, तो वो आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं।
ठीक है, मैंने आपको ब्रीफ में सारा कुछ बता दिया है। तो आप ये बोल सकते हैं ये जो सब्जेक्ट आपने इलेक्ट किया है, इसको पढ़ने के बाद आपको सारे रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस जो एक ड्रग को अप्रूव कराने के लिए या मार्केटिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉलो करनी होती हैं, वो आप यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस इज द स्टडी ऑफ रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस एंड प्रोसेसेस involved in the approval, manufacturing, marketing and monitoring of medicines to ensure they are safe, effective and of good quality। कहने का मतलब है उन सभी रूल या रेगुलेशन या गाइडलाइन की स्टडी करना जो दवाइयों के बनाने के दौरान या अप्रूवल के लिए या मार्केटिंग के लिए हमको फॉलो करनी होती हैं, ताकि दवाई हमारी सेफ़ रहे, इफ़ेक्टिव रहे और अच्छी क्वालिटी की रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज यहाँ पे लगा दी है, आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। जूरिस्प्रूडेंस का ये आपको सिंबल दिख रहा है, यानी कि जो दवाइयाँ हैं उनके लॉज, उनके रूल्स, उनकी गाइडलाइंस के यहाँ पे आप स्टडी करोगे। समझ आए, ये है आपका फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, ये सब्जेक्ट। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख रखी है, हेडिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है कि इट इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। देखिए, जब आप रूल रेगुलेशंस की बात कर रहे हो तो आप उनको फॉलो करने की बात कहोगे, कंपनीज पर अप्लाई करोगे या जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो यहाँ पे आपकी जो दवाई है वो सेफ़ बनेगी और अच्छी क्वालिटी की बनेगी। तो आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि दवाई की जो क्वालिटी है वो सेफ़ और इफ़ेक्टिव रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प्स इन ड्रग अप्रूवल एंड रेगुलेटरी सबमिशन। अब जो कंपनीज होती हैं ना, उनके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, रेगुलेटरी अफेयर का डिपार्टमेंट, जिसका काम ही ये होता है कि दवाइयाँ जो भी कंपनी ने नई नई बनाई हैं उनको CDSCO से अप्रूव कराना। पूरी टीम काम करती है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वो इकट्ठे करती है, या CDSCO का क्या वहाँ से रेस्पॉन्स आता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने पे, कितनी फ़ीस जमा करनी है, सारी चीज़ें जो लीगल जो सारी इन्फॉर्मेशन जो भेजनी होती है, तो वो यही फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी जो अफेयर की टीम है वो करती है। तो कहने का मतलब है कि ड्रग को अप्रूव कराने में या रेगुलेटरी सबमिशन में जो भी डेटा भेजना होता है वो सारा काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू फॉलो लीगल रूल। और वही टीम जो है गाइड भी करती है किसी भी मतलब कि कंपनी को लीगल रूल्स को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट है सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स बाय अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रेगुलेशन। कि अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो हर एक कंट्री के अलग अलग रूल्स हैं। तो अगर आप वहाँ पे अपनी दवाइयाँ भेजना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके रूल्स को समझने में भी ये मदद करता है। कौन? ये अफेयर यानी कि रेगुलेटरी जो साइंस है या जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे मदद करता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे कि एजेंशियल फॉर कैरियर इन रेगुलेटरी अफेयर, क्वालिटी एश्योरेंस एंड फार्मर डॉक्यूमेंटेशन। कि आप अगर ये सब्जेक्ट को इलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने एक अलग फील्ड भी चुन सकते हैं इसकी मदद से, कि आप अपना कैरियर बना सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर में, जिसका काम है ड्रग को अप्रूव कराना किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, एंड क्वालिटी एश्योरेंस में, या फिर फार्मर डॉक्यूमेंटेशन में, मतलब सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके रखना सारी चीज़ों का। तो ये इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये केवल एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि पूरा एक ओवरव्यू है कि आखिर ये जो सिलेबस है यहाँ पे क्या दिया गया है और एज ए B.Pharm स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्या चीज़ें समझ आएंगी। एंड इसका बाद देखिए सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, वो है डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, जो कि 7 या फिर 10 मार्क्स में आता है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट फर्स्ट है न्यू ड्रग डिस्कवरी, मतलब जो आप न्यू ड्रग को डिस्कवर करते हैं तो वो कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप वहाँ पे होती हैं। फिर उसका डेवलपमेंट, मतलब डिस्कवर तो कर ली पर अप्रूवल तक लाने के लिए कई सारे क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल या कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं। तो डेवलपमेंट भी आपने समझाना है। कहने का मतलब है स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, ये चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है पहले कि द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ड्रग इज़ ए लॉन्ग एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कि अगर आप एक न्यू ड्रग की डिस्कवरी करने से मार्केट में लाने तक की बात करें तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है। इसमें कम से कम 15-20 साल लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होता है किसी भी कंपनी ओनर को या मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी 2 मेन आप बोल सकते हैं फेज़ होते हैं। पहला है ड्रग डिस्कवरी। सबसे पहले तो भाई एक न्यू ड्रग को डिस्कवर कीजिए। हम समझेंगे अभी कि आखिर कोई भी दवाई कैसे डिस्कवर की जाती है कि भाई वो पर्टिकुलर इस बीमारी को ठीक करेगी। फिर अगर ड्रग डिस्कवर भी कर ली है तो उसको अप्रूव करवाना, उसको सेफ़ देखते हुए, इफ़ेक्टिव देखते हुए, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग का डेवलपमेंट करना।
ठीक है। तो दोनों ही फेजेस अलग अलग हैं जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इनमें से कई सारी चीज़ें आपने जो है जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी 7 सेमेस्टर की थी उसमें सेकंड जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी थी उसमें भी कई सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो थोड़ा वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, बाकी हम यहाँ पर अच्छे से समझ ही रहे हैं। तो पहला है कि भाई सबसे पहले दवाई की खोज करो, वो बोला जाएगा ड्रग डिस्कवरी। वर्ड ब्रेकडाउन यहाँ पे है कि ड्रग बोले तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक बीमारी को ठीक करेगा या रोकेगा या उसको क्योर करेगा, ठीक है, वो हमारी ड्रग बोली जाती है। डिस्कवरी बोले तो फाइंडिंग समथिंग न्यू, किसी भी चीज़ की खोज करना, किसी भी चीज़ को खोजना, वो डिस्कवरी है। तो ड्रग डिस्कवरी इससे क्या मतलब है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी न्यू मेडिसिन को खोजते हैं जो एक पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करती है या क्योर करती है, बस उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ड्रग डिस्कवरी। समझ गए। तो ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए न्यू मेडिकेशन या मेडिसिन दैट कैन हेल्प इन ट्रीटिंग और क्योरिंग ए डिसीज। सिंपल। तो ड्रग डिस्कवरी आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं डिफाइन करके। तो यहाँ पे मैंने इमेजेस कुछ लगा रखी हैं। ड्रग डिस्कवरी बोले तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोसेस होती है जिसमें साइंटिस्ट काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो काम करता है, काफ़ी फंडिंग यहाँ पे चाहिए होती है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप वेयर साइंटिस्ट सर्च फॉर न्यू ड्रग मोलिकुल। ये सबसे पहले स्टेप होती है जहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो न्यू ड्रग मोलिकुल की सर्च करते हैं या रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब यही जो ड्रग डिस्कवरी होती है इसमें क्या क्या स्टेज इन्वॉल्व हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है साइंटिस्ट को, तो वो हम यहाँ पे एज ए बी फार्म स्टूडेंट, एज ए बी फार्म लेवल से हम यहाँ पे समझेंगे। तो लिखा है स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, तो सिलेबस में आपकी यहीं पे स्टार्टिंग में है स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। तो देयर आर फॉलोइंग स्टेजेस, यहाँ पे कई सारी स्टेज इन्वॉल्व होती हैं। पहला है टारगेट आइडेंटिफिकेशन, मैं पहले इनकी हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। दूसरा है टारगेट का वैलिडेशन, फिर है लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन एंड लास्ट में है लीड कंपाउंड ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहला है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। आपने टारगेट को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर आपकी दवाई काम कहाँ करेगी। आपने दवाई को डायरेक्टली सर्च नहीं करना है, आपने ये पता करना है कि हमारी दवाई किस चीज़ पे जाके काम करेगी, वो टारगेट आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे, ये रिलेटेबल तो नहीं है, जस्ट हम समझते हैं एग्जाम्पल तौर पे। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का जो सारे सिलसिला चल रहा है, हमारे इंडिया ने जो है उनके जो भी टेरर जो ग्रुप हैं या उनके कैंप वगैरह हैं उन पर अटैक किया है, रिटेलिएट किया है, क्योंकि पहलगाम में जो सारी चीज़ें हुई थी उसको देखते हुए। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा इससे कोरिलेट करके बताऊँ, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, कि इंडिया ने सबसे पहले टारगेट को आइडेंटिफाई किया, मतलब वॉर करने से या ऊपर उनके अटैक करने से पहले टारगेट को आइडेंटिफाई किया कि जो भी ये वैंकर्स हैं या ग्रुप हैं, जो भी टेरर ग्रुप हैं जहाँ जहाँ हैं 9 जगह पे, क्या ये सच में रेस्पॉन्सिबल हैं उस दिक्कत के लिए जो टेरर अटैक हो रहा है। क्या इनके ख़त्म करने से टेरर अटैक पे जो हमारे इंडिया में हो रहे हैं वो उन पे कमी आएगी या नहीं आएगी। अगर कमी आएगी तो यहाँ पे ज़रूरी है कि यहीं पर अटैक किया जाए। कहने का मतलब है टारगेट आइडेंटिफिकेशन हमारा कोई भी एक एंजाइम, कोई भी एक साइट या रिसेप्टर हो सकता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है उस बीमारी के लिए। जैसे टेरर ग्रुप जो है उनके कैंप जहाँ भी हैं वो वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिया में अटैक कराने के लिए, तो वो हमारा टारगेट हो गया कि हम जो भी अटैक करेंगे यहाँ करेंगे। सेम ऐसे ही हम जो भी अटैक करेंगे उस एंजाइम या बैक्टीरिया पे या उस एंजाइम या रिसेप्टर पे करेंगे जो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए टारगेट मॉलिक्यूल यानी कि बायोलॉजिकल टारगेट इज़ आइडेंटिफाई इन द बॉडी। सबसे पहले एक बायोलॉजिकल टारगेट आइडेंटिफाई किया जाता है। टारगेट मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट में कि कोई भी मॉलिक्यूल जो प्रोटीन हो सकता है या एंजाइम हो सकता है या रिसेप्टर हो सकता है हमारी बॉडी में, जो कि उस डिसीज़ के कराने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो है अगर बोलें नॉर्मली तो वो इंसुलिन की कमी से हो रहा है, तो इंसुलिन वो या उनसे इंसुलिन के रिसेप्टर हमारा मेन टारगेट हो गया कि भाई इंसुलिन के होने या ना होने से ही फ़र्क पड़ रहा है इस बीमारी में, ठीक है। ऐसे ही और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारे एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल है वहाँ पे। तो हमारा टारगेट जो बायोलॉजिकल टारगेट है वही है जो उस बीमारी को अफेक्ट कर रहा है या कॉज कर रहा है।
समझ आ गया। तो टारगेट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। अब ऐसे नहीं कि आप जो है अपना सारा चीज़ें लेकर के जो है दवाई की खोज में निकल गए, नहीं, पहले भाई ये देखो कि आपने दवाई चाहिए कहाँ, आपको काम कहाँ करना है उस दवाई को लेकर के, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने एक और लिखा है कि इन कैंसर, अगर हम कैंसर की बात करें, सपोज करो कोई प्रोटीन है जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो बस वही प्रोटीन आपका टारगेट हो जाएगा। समझ गए। दूसरा यहाँ पे टारगेट वैलिडेशन। अब जो आपने टारगेट आइडेंटिफाई करा है, सपोज करो कोई एंजाइम है जो आपकी बीमारी को कर रहा है, या कोई बैक्टीरिया है, या कोई रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल है, तो वो जो टारगेट आपने आइडेंटिफाई किया है ना, अब उसको पहले वैलिडेट कर लो, उसको अच्छे तरीके से चेक कर लो, क्या सच में इसी की वजह से बीमारी हो रही है, या इसके बंद करने से या ना काम करने से बीमारी ठीक हो जाएगी या फ़र्क पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था टेरर अटैक वाला, तो जो टेरर ग्रुप थे उन पर अटैक करने से पहले ऐसी तो बात नहीं कि इंडियन जो इंटेलिजेंस बैठी हुई है वो डायरेक्टली ही किसी के कहने पे वहाँ पे जाकर के अटैक कर दिए। उन्होंने सैटेलाइट की मदद से या फिर और भी अलग अलग इंटेलिजेंस की मदद से उन्होंने ये सर्टिफाई किया होगा, वैलिडेट किया होगा कि हाँ इन्हीं की वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो बस यही कहा जाएगा टारगेट वैलिडेशन। तो आफ्टर चूजिंग ए टारगेट, टारगेट को चूज़ करने से पहले, चूज़ करने के बाद कोई भी प्रोटीन या एंजाइम आपने चूज़ करी है, साइंटिस्ट ने चूज़ करी है, तो आपने ये चेक करना है कि टारगेट सच में उस बीमारी को कॉज कर रहा है, या अगर हम उसको ब्लॉक करें या डिस्ट्रॉय करें उस टारगेट को या इनहिबिट करें तो बीमारी हमारी ठीक होगी या नहीं होगी। तो ये वैलिडेशन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी कैंसर एक प्रोटीन की वजह से हो रहा था, तो अगर हम उसको ब्लॉक कर दें प्रोटीन को, तो क्या ट्यूमर की ग्रोथ रुक रही है या नहीं रुक रही है, ठीक है। तो टारगेट पता करा पहले, फिर टारगेट को वैलिडेट भी किया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे हम हथियार जुटाना स्टार्ट करेंगे। लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई कौन सा बेटर तरीका है इन टेरर जो भी हैं सारे उनकी कैम को उड़ाने के लिए। आप सामने से जाओगे, बाय एयर जाओगे, या किस तरीके से जाओगे। कहने का मतलब है लीड कंपाउंड आपका क्या रहेगा, आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेकिन फिट कौन सा बैठ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक ही वो चूज़ होगा, एक चूज़ तो डायरेक्टली नहीं हो सकता। पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर धीरे 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 आप फिल्टर करोगे, स्क्रीनिंग करोगे, और आपके बाद में जा कर के 2-4 केमिकल या 2-4 कंपाउंड मिलेंगे, फिर उन पर आप ट्रायल करोगे, तब जा कर के वो मार्केट में आएगा, सिर्फ एक मार्केट में आएगा। तो लीड कंपाउंड कहने का मतलब है कि आफ्टर डैट मैनी केमिकल और नेचुरल कंपाउंड आर टेस्टेड ऑन द टारगेट। सपोज हमने जो अभी यहाँ पे एक प्रोटीन ली थी जो कि कैंसर को कोज कर रही थी, ठीक है। अब उस प्रोटीन पे हम अलग अलग नेचुरल या केमिकल या सिंथेटिक जो भी कंपाउंड है उनको टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सपोज करो स्टार्टिंग में जो रहते हैं ना, वो 10,000 से 1 लाख तक कंपाउंड होते हैं। एक वन बाई वन हम उन पर टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं। अगर इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसको एक लिस्ट बना लेते हैं, इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है तो उनको हटा देते हैं। इस तरीके से लीड कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। द कंपाउंड डेट शोज द बेस्ट इफेक्ट इज सेलेक्टेड, दिस इज़ कॉल्ड ए लीड कंपाउंड। जो कंपाउंड सबसे बेहतर इफेक्ट शो करता है वो एक ही नहीं हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 भी हो सकते हैं। सबको सेलेक्ट कर लिया जाता है, फिर बाद में उनको अलग चीज़ों पे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि भाई कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा सेफ है, किसके कम साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके बेसिस पे। तो लिखा भी यहाँ पे कि इन द स्टार्टिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि 10,000 से लेके 1 लाख तक जो कंपाउंड है पहले वो हमारे पास रहते हैं, फिर उनको हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद बोले तो उनको बार बार चेक करने के बाद केवल 10 से 20 लीड कंपाउंड हमारे पास बचते हैं। तो ये हमारे लीड कंपाउंड कहे जाएंगे। अब ये जो हमारे लीड कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमको लग रहा है कि हाँ जी ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसमें काबिलियत है। अब उसका हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कहने का मतलब है कि जो हमने लीड कंपाउंड सेलेक्ट किया है, हो सकता है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, एक जुगाड़ है कि हम थोड़ी सी उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में तब्दीली करें, बदलाव करें, तो और ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ सकती है। स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं थोड़ा चेंजेस करके। सेफ्टी कम है तो कुछ उससे एक मोलिक्यूल वगैरह उसके स्ट्रक्चर से बाहर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है लीड कंपाउंड जो थोड़ा बहुत भी इफेक्टिव है उसको फिर हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे।
द सेलेक्टेड कंपाउंड इज़ मॉडिफाइड, यानी कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है जो भी आपके लीड कंपाउंड की है वो मॉडिफाई की जाती है ताकि आप इफेक्टिवनेस को या सेलेक्टिविटी को कि स्पेशली टारगेट पर ही काम करे, वो सेफ रहे या एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी अच्छी रहे, इन सभी को इम्प्रूव करने के लिए हम उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हैं। जो भी आपका लीड कंपाउंड है बस वही लीड ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। समझ आ गया। दिस स्टेप में टेक मंथ और ईयर्स, कि केवल यही स्टेप्स महीनों और सालों ले सकती हैं। तो ये जो है अभी आपने देखा है ना, ये स्टेप बाय स्टेप ये देखा है कि आखिर कोई भी लीड कंपाउंड या ड्रग कैसे डिस्कवर की जाती है। पहले आपने टारगेट को पता करना है, फिर टारगेट को वैलिडेट करना है, फिर उसके बाद आपने लीड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका ऑप्टिमाइजेशन करना है। समझ आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये फ्लो वाइज दिखा रखा है कि सबसे पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करिए, ये टारगेट आइडेंटिफिकेशन, फिर हिट आइडेंटिफिकेशन, जो भी आपने किया है फाइंड किया है उसको आप हिट कीजिए या कहें तो उसको आप वैलिडेट कीजिए। फिर लीड कंपाउंड को आप जो है फाइंड आउट करके ऑप्टिमाइज़ कीजिए। फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल होंगे, क्लिनिकल ट्रायल होंगे, तब जाकर के ड्रग अप्रूव होगी। तो ये पूरी पाइपलाइन है ड्रग डिस्कवरी की और ड्रग डेवलपमेंट की। अभी आपने ड्रग डिस्कवरी तक ही देखा है, अब हमारा ड्रग डेवलपमेंट का फेज स्टार्ट होगा। हमारे पास लीड कंपाउंड आ चुके हैं, अब हम उनकी सेफ्टी, उनकी एफिकेसी जानवरों में या ह्यूमंस के अंदर टेस्ट करेंगे, तब जाकर के मार्केट में दवाई आएगी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो दूसरे फेज़ की बात करें, यहाँ पे है ड्रग डेवलपमेंट। तो वर्ड को हमने ब्रेक कर रखा है, ड्रग यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो किसी बीमारी को ठीक कर रहा है या क्योर कर रहा है वो ड्रग बोला जाएगा। डेवलपमेंट बोले तो द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, इम्प्रूविंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ को टेस्ट करने की, इम्प्रूव करने की, प्रिपेयर करने की जो एक तरीके से प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वही डेवलपमेंट कही जाती है। तो यहाँ पे हम दवाई की बात करें ड्रग की, तो ड्रग की यहाँ पे टेस्टिंग, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना या प्रिपेयर करना उसको, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन कि ड्रग डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग, इम्प्रूविंग एंड प्रिपेयरिंग ए न्यू ड्रग थ्रू लेबोरेटरी, एनिमल एंड ह्यूमन स्टडीज़ टू इंश्योर इट इज़ सेफ, इफेक्टिव एंड रेडी फॉर यूज़ इन द पेशेंट। अभी देखिए हमने पहली जो स्टेप देखी थी ड्रग डिस्कवरी, हमने केवल ड्रग को डिस्कवर किया था। अब क्या वो हम ह्यूमंस बीइंग में या एनिमल्स में वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, काम करेगी, कोई ख़ास इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं रहेगा? तो उसके लिए हमको क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल ट्रायल करने होते हैं, लैब में भी करने होते हैं। तो बस उन्हीं सारे स्टेप्स को एक लाइन में हम बोल देते हैं ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम दवाइयों की टेस्टिंग करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे, किसकी मदद से? लैब में टेस्ट करके या एनिमल्स पे टेस्ट करके या ह्यूमंस पर स्टडी करके। और ये इंश्योर करेंगे कि ये जो दवाई है वो सेफ़ रहेगी, इफ़ेक्टिव रहेगी, या क्वालिटी वाली रहेगी या फिर नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है हमने क्लिनिकल ट्रायल को, एकदम आपको सारा समझ आ जाएगा कि सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है जो कि लैब में होता है या एनिमल्स पे टेस्टिंग करी जाती है। फिर जैसे ही प्री क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है, हमको एक फॉर्म भरना होता है CDSCO को कि भाई हमने ये टेस्टिंग कर ली है एनिमल्स पे, सेफ़ है हमारी दवाई, आप हमको अलाउ कर दीजिए ह्यूमंस पे टेस्टिंग के लिए। तो उसको हम बोलते हैं INDA, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। आप पढ़ भी चुके हैं, मैं रिकॉल भी करा दूँगा। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे अलग अलग फेज स्टार्ट होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के। पहले हम 20 से 80 या 100 जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन पे टेस्ट करते हैं, फिर नंबर बढ़ाते हैं 100 से 300, फिर 1000 से 3000। तो थर्ड फेज जब पास हो चुका होता है, फिर हम FDA या फिर CDSCO को एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वो है NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो वो भेजा जाता है, वो चेक करता है कि सही तरीके से ये हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सारी चीज़ें सही तरीके से हुई हैं तो ड्रग यहाँ पे अप्रूव हो जाती है। फिर फेज़ 4 स्टार्ट होता है, मतलब ड्रग मार्केट में आ गई होती है, तब भी लगातार उस पर हम टेस्टिंग करते रहते हैं कि खास उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई दिक्कत वगैरह ना रहे। तो यही सारी चीज़ें ड्रग डेवलपमेंट बोली जाती हैं। समझ गए? तो अब यहाँ पे वही है स्टेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट की। यहाँ पे सबसे पहली स्टेज होती है प्री क्लिनिकल ट्रायल या एनिमल टेस्टिंग। कि प्री क्लिनिकल ट्रायल, प्री बोले तो बिफोर, क्लिनिकल बोले तो टेस्टिंग ऑन ह्यूमंस पे टेस्टिंग से पहले प्री क्लिनिकल, यानी कि हम एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, जो कि लिखा है डन ऑन एनिमल्स। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं? ड्रग की सेफ्टी चेक करते हैं, ड्रग की टॉक्सिसिटी, और ड्रग का यहाँ पे ADME एंड फार्माकोडायनेमिक्स। बोले तो पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी हम एनिमल्स पे ही समझते हैं। सेफ्टी,
ड्रग की एफिकेसी, साथ के साथ एडीएमई और फार्माकोडायनेमिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन और कैसे दवाई काम कर रही है वो, ये सब हम एनिमल्स पे समझते हैं। ठीक है, जब एनिमल्स पे टेस्टिंग अच्छे से हो गई होती है तो उसके बाद हमको जो है एक अप्रूवल लेना होता है ह्यूमंस पे ट्रायल करने से पहले, जो कि एक फॉर्म, एक एप्लीकेशन भरनी होगी जिसको बोलेंगे IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ए परमिशन इज टेकन फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कि इंडिया में CDSCO है या USA में US FDA है, उससे जो है हम अप्रूवल लेते हैं कि भाई हमने ह्यूमंस पे ट्रायल करना है, हमारी दवाई जो है एनिमल्स पे एकदम सही तरीके से साबित हुई है और हमने सारा डेटा आपको इनका भेज दिया है, एक फॉर्म में लगा करके भेजना भी होता है। जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तब हमारा स्टार्ट होता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल बोले तो ह्यूमंस पे टेस्टिंग करी जाएगी। तो इसके यहाँ पे 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहला है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड लास्ट में फेज़ 4। फेज़ 1 जो होता है वो है हमारा सेफ्टी स्टडी, कि दवाई बेशक भाई एनिमल्स में अच्छे तरीके से काम करी हो, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे सेफ्टी देखोगे। ठीक है, एफिकेसी बाद की बात है, दवाई किसी बीमारी को ठीक करेगी वो बाद की बात है, पहले तो वो कोई नुकसान ना करे हमको। तो पहले हम फेज़ 1 में सेफ्टी स्टडी करेंगे। हम एकदम सही सलामत एकदम फिट फाट बंदे लेंगे 20 से 100, उन्हीं के परमिशन से सारी चीज़ें होती हैं। ड्रग टेस्टेड ऑन 20 से 100 बंदों पे हेल्दी वॉलंटियर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रग की सेफ्टी, उसकी डोसेज यानी कि डोज वगैरह और साइड इफ़ेक्ट वगैरह को चेक करते हैं। अगर सेफ्टी उसकी फिट रहती है, सही तरीके से ड्रग ने मतलब कि काम किया है या नहीं किया है वो तो बाद की बात है, बस नुकसान नहीं पहुँचाया है, तो हम सेकंड फेज़ पे चलते हैं। सेकंड फेज़ में हम इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं। अभी तक हमने एकदम फिट बंदे लिए थे, हेल्दी वॉलंटियर, अब हमने वो पेशेंट लेने हैं जिनको बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ की हम अप्रूवल मांग रहे हैं, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को लेंगे, तो जो कि पहले 100 से 300 लेने होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस चेक करेंगे, क्या सच में वो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रही है दवाई या फिर नहीं कर रही है। फिर अगर यहाँ पे इफेक्टिवनेस सही रहती है फिर हम उसको कन्फर्म करेंगे। फेज़ 3 आएगा कन्फर्मेटरी टेस्ट या कन्फर्मेशन स्टडी। इसमें पहले 100 से 300 ही लोगों पे क्या था, अब यहाँ पे हमने 1000 से 3000 लोगों पे करना है वही टेस्ट, जहाँ पे हम इफेक्टिवनेस को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। अब इन 3 फेज़ के बाद में हम जो है एक और फॉर्म भरते हैं फिर अपने CDSCO रेगुलेटरी अथॉरिटी को, कि भाई हमारे 3 ट्रायल एकदम अच्छे से गए हैं, इसका सेफ्टी भी अच्छी है, इसकी एफिकेसी भी बरकरार अच्छी आ रही है, आप हमको अप्रूवल दे दीजिए। तो हम फॉर्म भरेंगे न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल होने के बाद में एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सबमिट की जाती है CDSCO को कि आप हमारे ड्रग को अप्रूव कर दो। जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद आपकी दवाई मार्केट में आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर हम ट्रायल चलाते रहते हैं या कहीं तो टेस्टिंग या सर्विलेंस चल रही होती है, वो फेज 4 बोला जाता है, जिसको पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग में आने के बाद भी आप उस पर निगरानी बनाए हुए हैं, सर्विलेंस कर रखे हैं। तो आफ्टर ड्रग इज़ लॉन्च, जब ड्रग मार्केट में आ चुकी होती है उसके बाद भी हम उसको लंबे टाइम तक मॉनिटर कर रहे होते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, या कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट ना जाए वर्षों बाद, 4-5 साल बाद तक भी। ठीक है, तो बस यही फेज़ 4 होता है। तो अभी जो आपने देखा ये सारे स्टेप्स जो हैं स्टार्टिंग से लेके, पहले ड्रग को डिस्कवर किया, ड्रग डिस्कवर हो गई, होने के बाद उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ सारा हमने डिटेल में देखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम आपकी नॉलेज भी यहाँ पे बढ़ेगी कि आखिर ये सारी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में कैसे होती हैं। ये यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट है, जो कि अभी आपने देखा भी है कि डिस्क्राइब द नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। नॉन क्लिनिकल नहीं है बोले तो आप ह्यूमंस पे टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्री क्लिनिकल ट्रायल। क्या होता है वो आपने बताना है, शॉर्ट में ही पूछा जाता है। नॉन क्लिनिकल बोले तो नॉन टेस्टेड ऑन ह्यूमंस, मतलब लैब में या एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है, ह्यूमंस पे टेस्टिंग नहीं होती। और ड्रग डेवलपमेंट अभी देखा, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड टेस्टिंग ए ड्रग बिफोर यूज़। ड्रग को यूज़ करने से पहले उसको प्रिपेयर करना, उसको टेस्ट करना, वो ड्रग डेवलपमेंट बोला जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स में ये लैब में जो स्टडी की जाती है, ड्रग की टेस्टिंग की जाती है, बस वही स्टडी, वही सारी चीज़ें समझना, वो नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट बोला जाएगा। तो लिखा है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ए ड्रग इन लैब्स एंड एनिमल्स टू चेक इट्स सेफ्टी इफेक्टिवनेस बिफोर ह्यूमन टेस्टिंग। कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी भी एनिमल्स के अंदर
ये लैब्स के अंदर दवाई की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारी दवाई एनिमल्स में सेफ़ है, तो हम इनको ह्यूमंस पे चेक करें या चेक करने की अनुमति हमको मिले। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है। हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स में चेक करते हैं और लैब में भी ये चेक करते हैं। ये हमारा है नॉन क्लिनिकल ट्रायल बोल लो या प्री क्लिनिकल ट्रायल बोल लो या एनिमल स्टडी बोल लो। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य यहाँ पे लिखा है टू चेक द सेफ्टी ऑफ द ड्रग बिफोर टेस्टिंग इन ह्यूमन। ह्यूमंस में टेस्टिंग करने से पहले आप पहले एनिमल्स पे टेस्टिंग कर लो, आपको एकदम भरोसा हो जाए कि हमारी दवाई सेफ़ है, तब आप एनिमल से ह्यूमंस पे जाओ। ठीक है, सेकंड है कि टू स्टडी द टॉक्सिक इफेक्ट एंड फाइंड अ सेफ डोज। आप इसकी सेफ डोज पता करना चाहते हैं ह्यूमंस पे टेस्टिंग करने से पहले, आप एनिमल्स पे ही चेक कर लीजिए कितनी डोज चाहिएगी और क्या कोई साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड ADME एंड फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग। हमारी दवाई कैसे एब्जर्व हो रही है, कितना टाइम लगा रही है, कितनी जल्दी मेटाबोलाइज हो रही है, एक्सक्रेशन में कितना टाइम है, या फार्माकोडायनेमिक कैसे वो काम कर रही है, कहाँ पे काम कर रही है, वो आप पहले ही एनिमल्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू अप्रूव ड्रग फॉर क्लिनिकल ट्रायल। ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूव कराने के लिए, देखिए बिना एनिमल्स पे टेस्टिंग किए आपको क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपने जो है ये प्री क्लिनिकल ट्रायल का पर्पस समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है वो हमारा शॉर्ट ही है, वो है डिफाइन जेनेरिक ड्रग्स एंड इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। जेनेरिक ड्रग क्या होती हैं और इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट ये क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर आपने बताना है। देखिए जेनेरिक आपने वर्ड सुना होगा, यानी कि वो दवाइयाँ जो ब्रांड नेम से नहीं बेची जाती, जेनेरिक दवाइयाँ कही जाती हैं। और इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट को हम ब्रांड नेम के नेम से भी जानते हैं, बोले तो ये इसका सिनोनिम है। तो पहले हम बात कर लें जेनेरिक ड्रग, जेनेरिक प्लस ड्रग। जेनेरिक बोले तो कॉमन और नॉन ब्रांडेड नेम, जिसका कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है, जिसने किसी नेम को पेटेंट नहीं कराया, वो जेनेरिक बोला जाता है। ड्रग बोले तो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बीमारी को ठीक करेगा। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि ए जेनेरिक ड्रग इज ए कॉपी ऑफ अप्रूव्ड ब्रांड नेम ड्रग दैट हैज़ द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, सेम स्ट्रेंथ, डोसेज फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। कि जेनेरिक ड्रग हमारी वो दवाइयाँ होती हैं जो ब्रांडेड ड्रग की एग्जैक्ट कॉपी होती हैं, वही उनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वही उनकी स्ट्रेंथ है, वही डोज है, वही डोसेस फॉर्म है, उसी तरीके से लोगे, वही सेफ्टी रहेगी, वही इफ़ेक्टिवनेस रहेगी। बस अंतर क्या है कि वहाँ पे जो है ब्रांड नेम नहीं है, एक केमिकल नेम से वो दवाई बेची जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेजेस लगा रखी हैं, पैरासीटामोल आपको अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है, डोलो, कैलपोल, क्रोसिन, इस तरीके से। तो वो अलग अलग कंपनी ने अपने क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल किए, तब जा कर के जो है उन्होंने अपना वो ब्रांड नेम यानी कि एक पेटेंट करवाया। लेकिन ये जो दवाई है पैरासीटामोल, अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये वही काम नहीं करेगी, ये काम वही करेगी, उतनी ही ये सेफ़ भी है, उतनी ही ये जो है इफ़ेक्टिव भी है। बस अंतर ये है कि ये उसकी एकदम कॉपी है, ठीक है, ये पेटेंट नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई डॉक्टर्स ज़्यादातर ब्रांडेड दवाई लिखते हैं, क्या ब्रांडेड ड्रग ही ज़्यादा अच्छी रहती है? देखिए इसका जवाब भी अभी आपको मिल जाएगा, वेट करना कि ये इनमें कोई अंतर होता है या नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आइबुप्रोफेन है जो कि आइबुप्रोफेन के नेम से मिल रही है, ठीक है, एटोर्बास्टेटिन वही केमिकल नेम से मिलती है, मेटफॉर्मिन उसी के नेम से मिल रही है, एसिट्राजिन भी उसी नेम से मिल रही है। तो ये हमारी जेनेरिक ड्रग बोली जाएंगी। अब यहाँ पे दूसरा है इनोवेटर ड्रग प्रोडक्ट, उसी को हम ब्रांडेड ड्रग भी बोलते हैं, टर्म बस अलग है। यहाँ पे आपके सिलेबस में देखिए इनोवेटर एंड जेनेरिक्स, इनोवेटर एंड जेनेरिक्स, ये यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इनोवेटर मतलब द ओरिजिनल क्रिएटर और डिस्कवरर, कोई भी जो खोज करता है या खोज जिसने की है या जिसने सारी चीज़ें डिस्कवरी से लेके डेवलपमेंट तक करा, उसको हम इनोवेटर बोलेंगे। ड्रग प्रोडक्ट यानी कि द फाइनल फॉर्म ऑफ ड्रग जो कि पेशेंट को दी जाएगी, वो ड्रग प्रोडक्ट है। तो आप बोल सकते हैं ब्रांडेड ड्रग या इनोवेटर ड्रग ओरिजिनल ब्रांड नेम ड्रग होती हैं जो कि डेवलप की जाती हैं या मार्केट की जाती हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, फुल रिसर्च करने के बाद, पूरा क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद और पूरा रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद, वो हमारी ब्रांडेड ड्रग हो जाती हैं। जैसे पैरासीटामोल के लिए कैलपोल और
एटोर्बिस्टेटिन के लिए लिपिटोर नेम से आती है, मेटफॉर्मिन के लिए ग्लूकोफेज नेम से आती है, आइबुप्रोफेन मोटरिन के नेम से आती है, पेंटोप्राजोल पेंटॉप के नेम से मिल जाती है। ये सारी ब्रांडेड ड्रग हैं। जैसे इनमें अंतर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। अभी जो हमने जैसे कि आइबुप्रोफेन यहाँ पे देखा, ये डायरेक्टली जेनेरिक नेम या केमिकल नेम से बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ मोटरिन नेम से है या एडविल नेम से है। तो ये अलग अलग कंपनी ने खुद के नेम दिए हैं, उन्होंने खुद सारे प्री क्लिनिकल ट्रायल कराए हैं और अप्रूवल लिया है। ठीक है, ऐसे ही ये इन दोनों में अंतर भी दिख रहा है कि यही चीज़ एडविल जो है यहाँ पे मतलब कि क्या है, आइबुप्रोफेन है, यहाँ पे डायरेक्टली नेम से बेच रही है। यहाँ पे कोई ये आपको मिल रहा है बिसिन नाम से, ये आपकी आई ड्रॉप है, ये डायरेक्टली ऐसे ही नाम से बेच रही है। यहाँ पे ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी है, ये यहाँ पे एग्जैक्ट इसकी कॉपी है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, अभी यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इससे आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले कि इनके पॉइंट, इन दोनों की अलग अलग यहाँ पे बातें लिखी हैं। पहला मतलब कि भाई ब्रांडेड ड्रग का क्या मतलब है। ब्रांडेड बोले तो ओरिजिनल ड्रग जो कि पहले डेवलप की गई है। जेनेरिक ड्रग बोले तो कॉपी ऑफ इनोवेटेड ड्रग, उसी ब्रांडेड ड्रग की एग्जैक्ट कॉपी। अब बात करें रिसर्च कॉस्ट, भाई जो ओरिजिनल ड्रग है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कॉस्ट है, क्योंकि उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रुपया फंड किया, फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल करवाए, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। लेकिन जेनेरिक ड्रग की कॉस्ट कम है, क्योंकि उसके तो पहले से पहले सारा डेटा मिल गया कि उन्होंने वो प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल ट्रायल करे। बस उनको जो है थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है, बायो इक्विवेलेंस स्टडी जिसको हम बोलते हैं। तो लो कॉस्ट, नो नीड फॉर फुल रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। अगर अप्रूवल रिक्वायरमेंट की बात करें तो ब्रांडेड ड्रग के लिए पूरा क्लिनिकल ट्रायल आपको मतलब कि सारा करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी जेनेरिक ड्रग है, केवल आपको बायो इक्विवेलेंस स्टडी आपने चेक करनी होगी। मतलब आप एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाओगे ब्रांडेड ड्रग की, फिर आपकी दवाई एकदम उसी के जैसे काम करनी चाहिए, उसी के जैसे एब्जॉर्ब होनी चाहिए, उसी के जैसे मेटाबोलाइज उतने ही रेट से होनी चाहिए। तो ये स्टडी बायो इक्विवेलेंस स्टडी होगी, ये 1-2 साल में हो जाती है। लेकिन पूरे के पूरे जो डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रायल आपने देखा, उनमें 15 से 20 साल लग जाते हैं। ठीक है, हमारे जो इंडिया में है ज़्यादातर अब जेनेरिक दवाइयाँ बन रही हैं, और एक हब है हमारा इंडिया जेनेरिक दवाइयों का, जहाँ पे बहुत सस्ती ये दवाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खर्चा आता नहीं है अप्रूवल में या रिसर्च में, क्योंकि ऑलरेडी जो अप्रूव्ड ड्रग हैं या ब्रांडेड ड्रग हैं उनकी कॉपी आप यहाँ पे बना सकते हैं, और ये सेम इफेक्टिव रहती हैं, वही काम करती हैं। कोई भी इनके इतने मतलब कि ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि ब्रांडेड में नहीं आएगा लेकिन इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेम अगर बात करें तो ये ब्रांड नेम से बेची जाएगी। जो भी ब्रांडेड ड्रग है भाई, जिस कंपनी ने सारा खर्चा उठाया है वो अपना नेम देगी, लेकिन इसमें आप अपना नेम नहीं दे सकते, जो केमिकल का या जेनेरिक नेम है उसी नेम से बेचोगे। अब कॉस्ट की बात करिए, भाई इतना खर्चा हुआ है ब्रांडेड ड्रग में तो वो भाई बहुत महंगी होगी, जेनेरिक थोड़ी चीप हो जाएगी। अगर हम पेटेंट की बात करें तो ब्रांडेड ड्रग में पेटेंट प्रोटेक्शन होता है, लेकिन जो जेनेरिक दवाइयाँ है वो तब लॉन्च की जाती हैं जब ब्रांडेड ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सपोज करो यहाँ पे पैरास्टामोल की यहाँ पे क्रोसिन है या कैल्पोल है, सपोज उन्होंने आज जो है उनको पेटेंट मिला, तो आज से एकदम 20 साल बाद तक उनके पास राइट रहेगा कि कोई भी उनका वो कॉपी नहीं कर सकता। जो भी उनकी प्रक्रिया थी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उनके एक्सिपिएंट वगैरह जो उन्होंने यूज़ करे हैं दवाई को बनाने में, 20 साल बाद जो यही जो आपका पेटेंट है वो एक्सपायर हो जाता है। ये आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा। जब वो एक्सपायर हो जाता है तब जाकर के दूसरी कंपनियां उनका वही प्रोसेस, वही स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करके अपनी दवाइयाँ बना सकती हैं। अब वो दूसरी कंपनियों को ये सारी चीज़ भी फ्री में नहीं दे देती, उनके लिए भी उनको सारी चीज़ें कॉस्ट वगैरह देना होता है। ठीक है, तो ये है इन दोनों में अंतर। बाकी इमेज से आपको ये समझ आ जाएगा कि ब्रांडेड दवाई है जहाँ 85 रुपये की है सपोज़ करो कोई, तो जेनेरिक आपको वो 25 में मिल जाएगी, वही काम होगा, वही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आप अपना माइंड सेट ये यहाँ पे एकदम सेट कीजिए कि जेनेरिक दवाइयों का मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब दवाइयाँ हैं या उनका इफ़ेक्ट नहीं आएगा, एकदम उन पे भी अच्छे से टेस्टिंग होती है, उनको भी अप्रूवल लेना होता है CDSCO से। हाँ, बस उनको प्री क्लिनिकल ट्रायल में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, इस वजह से सस्ती लगती हैं। और हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है ये सस्ती है तो यानी कि ये अच्छी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया हो कि क्या है जेनेरिक और यहाँ पे ब्रांडेड दवाई। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गिव द डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट। 7 मार्क्स में क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी समझ से भी,
कि जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अभी हम बात कर रहे थे जेनेरिक दवाई, आपकी ब्रांडेड दवाई। अब आपने सपोज़ करो कि कोई ब्रांडेड दवाई की जेनेरिक वर्जन बनाना है, उसकी कॉपी बनानी है। तो कॉपी बनाने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, कैसे कैसे आपने सारी चीज़ें करनी है, अप्रूवल कैसे लेना है, क्या क्या यहाँ पे फेजेस हैं, वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं। तो जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट, इससे आप समझ रहे होंगे कि मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी ब्रांडेड ड्रग की एकदम कॉपी बनाते हैं। उसका वही सारा डोज रहेगा, वही डोसेस फॉर्म, वही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वही उतनी ही एपीआई, है ना, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो लिखा है जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक क्रिएट करते हैं कॉपी ऑलरेडी अप्रूव ब्रांडेड ड्रग की, that is bioequivalent and has same active ingredient, dosage form, strength, route of administration and used in the same disease। कि जो कि एकदम सेम होती है, बायोइक्विवेलेंट रहती है, मतलब वही एपीआई है, उतने ही मिलीग्राम में है, वही डोसेज फॉर्म है, अगर टैबलेट है तो वो भी टैबलेट है, सिरप है तो वो भी सिरप है, स्ट्रेंथ भी उतनी ही है, उसी रूट से वो दी जाएगी और उसी बीमारी को ठीक भी करेगी। अब इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं, तो स्टेप इन्वॉल्व इन जेनेरिक ड्रग डेवलपमेंट, तो यहाँ पे कई सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस प्रोडक्ट। आपने उस ब्रांडेड ड्रग को पहले सेलेक्ट करना है जिसकी आपने कॉपी बनानी है, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या है, सपोज मैंने क्रोसिन या कैल्पोल की कॉपी करनी है, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट ए ब्रांडेड ड्रग दैट इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब उसके बारे में थोड़ा आप कंपोजिशन के बारे में पढ़िए, उसके डोसेज और यूज़ वगैरह पढ़िए। जो भी सपोज करो क्रोसिन हमने सेलेक्ट करी है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आना चाहिए कि जैसे सपोज करो क्रोसिन है या कैल्पोल है या फिर आपकी और भी पैरास्टामोल अलग अलग ब्रांड नेम से आती है, डोलो है, ठीक है। तो काम तो इनका वही है भाई, हमारी है तो पैरास्टामोल ही है, तो वही केमिकल पैरास्टामोल पीसीएम, चाहे किसी में 500 mg हो या 650 mg हो या 250 mg हो, जो भी हो, ठीक है। अब ये इनको अलग अलग ब्रांड नेम क्यों मिल रहा है, देखिए सपोज़ अगर कैल्पोल वाला है तो उन्होंने अपने अलग प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल करे, इधर आपका क्रोसिन वाला है तो उन्होंने अलग किया, और इधर दूसरा आपका डोलो वाला है तो उन्होंने अलग किया। इन तीनों का बनाने का तरीका एकदम अलग होगा। हो सकता है कि जो एक्सिपिएंट कैल्पोल वाले ने यूज़ करे हैं वो क्रोसिन वाले ने यूज़ ना किए हैं। हो सकता है कि जो यहाँ पे डोलो वाले ने कोई इक्विपमेंट या मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज़ करा है वो इन्होंने यूज़ नहीं किया है। कहने का मतलब है बनाने के तरीके, एक्सिपिएंट, वो सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, एट द एंड इफ़ेक्ट यहाँ पे एक ही आ रहा है। और ये इंश्योर कौन कर रहा है, यही इंश्योर करने के लिए CDSCO बैठा है, समझ गए। अप्रूवल तभी मिल रहा है जब वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है, ये भी आपको समझ रहना चाहिए। तो सपोज आपने क्रोसिन को सेलेक्ट कर लिया, अब उसके आपने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करनी है, बनाने से पहले उसके बारे में सारी डिटेल निकालनी है। मतलब वही जो आपकी दवाई है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, स्टेबिलिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, pH या कंपेटिबिलिटी क्या है एक्सिपिएंट के साथ में, ठीक है। इट हेल्प्स इन चूजिंग द बेस्ट फॉर्मुलेशन मेथड। आपको जब सारी चीज़ों की समझ हो जाएगी तो आप अपना एक बेस्ट मेथड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। डेवलप ए जेनेरिक वर्जन विद द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्सिपिएंट में डिफर बट शुड नॉट अफेक्ट ड्रग परफॉर्मेंस। अब आपने उसके पहले जो आपकी ब्रांडेड दवाई है उसकी आपने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, उसके बारे में स्टडी कर ली। अब आप अपनी जो जेनेरिक वर्जन कॉपी ड्रग है वो बनाओगे। यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट एकदम उतना ही सेम रहेगा। हाँ, आपके हिसाब से अगर एक्सिपिएंट हैं वो डिफ़र हो सकते हैं। जो ब्रांडेड दवाई में एक्सिपिएंट यूज़ किए हैं हो सकता है वो महंगे हों, आप थोड़े चीप वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि परफॉर्मेंस से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि आपको बायोइक्विवेलेंस टेस्ट भी पास करना होगा, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मुलेशन करना है। फिर फॉर्मुलेट करने के बाद में आपने कई सारे एनालिटिकल मेथडों की मदद से यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि ड्रग कंटेंट आपने ऐसे करना होगा कि सेम वही उतना ही कंटेंट है जितना ब्रांडेड दवाई में है या नहीं है। डिसोल्यूशन टेस्ट करोगे, इम्प्यूरिटीज़ वगैरह चेक करोगे, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करोगे, अलग अलग टेक्निक HPLC, IR वगैरह, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनकी मदद से आप ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। अब इसके बाद
आप स्टेबिलिटी स्टडी भी करोगे। स्टेबिलिटी स्टडी बोले तो सपोज आपकी ब्रांडेड जो दवाई है भाई, वो तो स्टेबल है आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे, या उसकी जो एक्सपायरी डेट सेट की गई है 4 साल बाद, क्या आपकी भी दवाई उतनी ही स्टेबल रह पाएगी? तो आपने स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी होगी। तो टेस्ट द फॉर्मुलेशन अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन टू डिटरमाइन सेल्फ लाइफ। आपकी दवाई की सेल्फ लाइफ या एक्सपायरी डेट को पता करने के लिए आपने स्टेबिलिटी स्टडीज़ करनी होंगी। ये आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला है एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी, कि आप अपनी दवाई को बुरे से बुरी कंडीशन में रख के दीजिए और उस पर टेस्ट कीजिए। उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे रखिए, बहुत ह्यूमिडिटी में रखिए, है ना, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रखिए, तो आप एक्सीलरेट करके मतलब एनवायरनमेंट को बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आप लॉन्ग टर्म में उसको मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप लॉन्ग टर्म में भी उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बायो इक्विवेलेंस स्टडी। जब आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर चुके हैं कि हाँ हमने दवाई को बनाया, टेस्ट ये सारी चीज़ें कर लिए, आपकी स्टेबिलिटी भी यहाँ पे चेक हो गई। अब जो मेन है वो है बायो इक्विवेलेंस स्टडी। जो आपने जो है दवाई अपनी जेनेरिक वाली बनाई है, वो अब ह्यूमंस बीइंग पे जो वॉलंटियर हैं उन पर टेस्ट करनी होगी, और उसका जो इफ़ेक्ट है सेम वैसा ही आना चाहिए जैसे कि ब्रांडेड दवाई का है। वो उतने ही रेट से एब्जॉर्ब होनी चाहिए, वो उतनी ही मात्रा में एब्जॉर्ब या मेटाबोलाइज होनी चाहिए, उसका सीमैक्स, एरिया अंडर द कर्व, ये सारी चीज़ें एकदम सिमिलर होनी चाहिए जैसे कि ब्रांडेड दवाई की हैं। वही स्टडी बायो इक्विवेलेंस स्टडी कही जाएगी। तो ये कंडक्ट की जाती है हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर पे, 20 से 100 लोगों पे की जाएगी। आपने अपनी जेनेरिक दवाई का जो रिजल्ट है वो कंपेयर करना है इनोवेटर या कहें तो ब्रांडेड दवाई से, जैसे सीमैक्स है ना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपने मैच करना है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एरिया अंडर द कर्व मैच करना है। आप ये अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, फास्टिंग पे यानी कि बिना कुछ खिला पिला करके पेशेंट को, और फेड कंडीशन में उनको अच्छे से खिला पिला करके, है ना, अलग अलग कंडीशन में आपने टेस्ट करना है। और यही सारा डेटा आपने इकट्ठा भी करना है, इसी की मदद से आपको अप्रूवल भी मिलेगा। बायो इक्विवेलेंस स्टडी करने के बाद अब आपने यही सारा डेटा, यानी कि जो अभी आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स हुई, चाहे एनालिटिकल मेथड या एनालिटिकल टेस्टिंग हुई, स्टेबिलिटी स्टडीज़ हुई, बायो इक्विवेलेंस स्टडी हुई, यही सारा डेटा अब आपने CDSCO को भेजना होगा एक फॉर्म भर के। वो है ANDA, अंडा इसको बोल देते हैं, सबमिट ANDA, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। देखिए, अगर आपने एकदम न्यू दवाई अप्रूव करानी है अपनी, तो उसके लिए NDA फॉर्म भरते हैं। केवल ये रहता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA। लेकिन अगर जेनरिक अप्रूव करानी है तो एब्रीविएटेड बोले तो शॉर्टकट न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि CDSCO को भरना होता है। अब सारा डेटा, जो डेटा फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्टेबिलिटी की स्टडी, बायो इक्विवेलेंस का डेटा, सब आपने यहाँ पे इंक्लूड करके भेजना होगा। लास्ट स्टेप है जो है अप्रूवल एंड लॉन्च, कि अगर एक बार अप्रूव हो गई आपकी दवाई तो आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। इट इज़ यूजुअली सोल्ड एट ए लोअर प्राइस टू इंक्रीज द एक्सेस फॉर पेशेंट। ये आपकी जो जेनरिक दवाई हैं वो ब्रांडेड ड्रग से बहुत सस्ती बेची जाती हैं, ताकि हर एक पेशेंट को यहाँ पे एक्सेस मिल सके। तो इस तरीके से अभी जो आपने जाना है वो जाना है कि भाई जेनरिक दवाइयाँ कैसे डेवलप की जाती हैं ब्रांडेड ड्रग से। समझ गए? ये यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे यहाँ पे यूनिट सेकंड स्टार्ट होगी, जिसमें 2 आप चैप्टर बोल सकते हैं। पहला रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, फिर है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट सेकंड में जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है डिस्क्राइब अप्रूवल प्रोसेस एंड टाइमलाइंस इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो कि लॉन्ग में 10 मार्क्स में क्वेश्चन है। कि जो आपका IND यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है अप्रूवल प्रोसेस एंड टाइमलाइंस इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो IND जो फॉर्म होता है, ये जो एप्लीकेशन है, ये आपने कैसे सारी सबमिट करनी होती है और इसमें कितना टाइम वगैरह लगता है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बतानी है। अभी हमने जो है क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल देखे, तो मैं बता दूं प्री क्लिनिकल ट्रायल जो हम एनिमल टेस्टिंग करते हैं, एनिमल्स पर जब टेस्टिंग सक्सेसफुली ये हो जाती हैं, यानी कि प्री क्लिनिकल ट्रायल जब कंप्लीट हो जाता है, तो हमने ह्यूमंस पे टेस्टिंग करनी होती है। तो उन पे टेस्टिंग करने से पहले हमने CDSCO जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में, उससे हमें अप्रूवल चाहिए। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म भरना होगा, वो है हमारा इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, IND फॉर्म इसको हम बोलते हैं। तो उसी के बारे में एक क्वेश्चन है कि IND जो फॉर्म है
ये कैसे सबमिट किया जाता है, कितना टाइम लगता है अप्रूवल में, सारे स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो हेडिंग है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, वर्ड को हमने ब्रेक कर रखा है। इन्वेस्टिगेशनल कहने का मतलब है कि अभी हमारी जो भी दवाई है उस पर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। न्यू ड्रग कहने का मतलब है कि न्यू दवाई है अभी, जो कि मार्केट में अभी नहीं आई है, अप्रूवल उसको नहीं मिला है। एप्लीकेशन बोले तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट की जाती है CDSCO से कि हमारी जो न्यू दवाई जिसकी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको अब अलाउ कर दीजिए कि हम ह्यूमंस पे भी कर सकें उसकी टेस्टिंग या ट्रायल वगैरह। तो ये वही फॉर्मल रिक्वेस्ट है, एप्लीकेशन है। तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन इज ए फॉर्मल रिक्वेस्ट विच सबमिटेड टू द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि CDSCO को ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी जाती है विद प्रॉपर डेटा। जो भी आपने ट्रायल किया है किस पे, एनिमल्स पे या लैब में, वो सारा डेटा आपने भेजना होता है टू गेट परमिशन टू स्टार्ट टेस्टिंग ए न्यू ड्रग ऑन ह्यूमंस इन क्लिनिकल ट्रायल, ताकि आप ह्यूमंस में यानी कि लोगों में जो हम हैं उनके अंदर भी आप जो है टेस्टिंग कर सकें। तो दिस एप्लीकेशन फिल्ड या सबमिटेड आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल, जैसे कि मैंने बोला कि जब एनिमल्स पे टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाती है तब आपने ये जो है फॉर्म भरना होता है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, आपको इससे भरने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पहला है टू शो डैट द ड्रग इज़ सेफ फॉर टेस्टिंग इन ह्यूमन, ये शो करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि जो दवाई है वो जब एनिमल्स में सक्सेसफुली पास कर गई है, इसका मतलब है कि वो ह्यूमंस के लिए सेफ़ है। दूसरा, टू सबमिट डिटेल्ड प्लान ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, आप क्लिनिकल ट्रायल कैसे करोगे तो उसका डिटेल्ड प्लान आप रेगुलेटरी अथॉरिटी को भेज सकते हैं, ये इसका पर्पस है। टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट, और ह्यूमन पार्टिसिपेंट जिन पर आप टेस्टिंग करने वाले हो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भी पूरा डेटा रहे, पूरे आपके पास सबूत रहें कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ IND एप्लीकेशन। यही जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है ये सिर्फ एक पर्चा, एक फॉर्म नहीं होता है, इसके साथ आपने पूरा डेटा भेजना होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल का, या मैन्युफैक्चरिंग आपने कैसे करी है ना, सारी उसकी टॉक्सिसिटी स्टडी वगैरह, सेफ्टी मार्जिन वगैरह, सब चीज़ का आपने डेटा भेजना होता है। तो वही है कि क्या क्या कंटेंट आप भेजोगे, एक फाइल बना करके पूरी भेजोगे ना। तो IND एप्लीकेशन के साथ क्या क्या यहाँ पे सारी चीज़ें भेजनी है, तो पहला है प्री क्लिनिकल जो ट्रायल आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो उसका डेटा, मतलब एनिमल्स की पूरी फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी का डेटा कि टॉक्सिसिटी स्टडी आपने करी तो क्या रिजल्ट रहे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसे होता है, किस रेट से होता है, फार्माकोकाइनेटिक आपने भेजना है, कैसे दवाई काम करती है, फार्माकोडायनेमिक का सारा डेटा, कार्सिनोजेनोसिटी, म्यूटाजेनेसिटी, सेफ्टी मार्जिन कैलकुलेशन कोई भी अगर उसमें है तो वो यहाँ पे भेजना है। ये प्रूव करने के लिए कि दवाई एकदम सेफ़ है, आप दवाई के लिए हमको परमिशन दीजिए बस टेस्टिंग करने के लिए ह्यूमंस में। लिखा भी है प्रूव्स द ड्रग इज़ सेफ टू स्टार्ट ह्यूमन ट्रायल, ठीक है। ये आपने प्री क्लिनिकल का डेटा यहाँ पे भेजना है। दूसरा यहाँ पे आपने CMC भेजना है। CMC बोले तो केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, कहने का मतलब है जो दवाई है उसकी जो API है उसका पूरा कंपोजिशन, फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग की स्टेप्स, प्रोसेस, प्योरिटी या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो आपने करे हैं वो सारा यानी कि CMC भी भेजना होता है। अब इसके बाद आपने क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल और इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे क्लिनिकल ट्रायल में, वो आप शपथ लेते हैं या आपका वो कर्तव्य बनेगा तो वो आपने भेजने होंगे। साथ के साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा डॉक्टर वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन आपने, या जो क्लिनिकल ट्रायल कराएगा डॉक्टर जो मैन होगा उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजना है। तो लिखा है दिस पार्ट प्रोवाइड ऑल डिटेल्स अबाउट हाउ द ह्यूमन ट्रायल विल बी कंडक्टेड, कैसे आप कंडक्ट करोगे वो पहले से ही भेजना होता है। क्या ऑब्जेक्ट रहेगा स्टडी का, कि आपका ऑब्जेक्ट है कि सपोज हमें डायबिटीज़ टैबलेट मेडिसिन है, हम इसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस चेक करना चाहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट रहा। आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा पेशेंट को या फिर जो भी पार्टिसिपेंट है उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड करने का, कितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट पे आप यहाँ पे टेस्टिंग करोगे, क्या डोज रहेगी, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान क्या है, आप कैसे सेफ्टी को मॉनिटर करोगे, किस तरीके से, कितने टाइम लगेगा स्टडी में, क्या डिज़ाइन रहेगा स्टडी का, आप रैंडमली अपने वॉलंटियर को पकड़ के ले आओगे या फिर स्पेशली आप किसी पर्टिकुलर को लेकर के आओगे, ठीक है। ब्लाइंडेड कहने का मतलब अंधा नहीं बल्कि एक तरीका होता है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग कौन सा तरीके को फॉलो करके आप क्लिनिकल ट्रायल करोगे वो आपने बताना है। फिर क्लिनिकल ट्रायल का जो हेड रहेगा एक तरीके से इन्वेस्टिगेटर, वो उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका नेम, क्वालिफिकेशन, उसका क्या एक्सपीरियंस है,
पुरानी जगह उन्होंने कहाँ पे काम किया है इस चीज़ में, तो वो सारा भेजना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर, IB हम इसको बोलते हैं। एक ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें समरी फॉर्म में लिखी होती हैं, है ना, कि क्या इसका प्री क्लिनिकल डेटा है, क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, या केमिस्ट्री या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वगैरह, जो कि स्पेशली जो इन्वेस्टिगेशन करेगा ना डॉक्टर या फार्मासिस्ट, उनके लिए होता है। इन्वेस्टिगेटर्स यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले का ब्रोचर, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट जो कि समराइज करता है ऑल नॉन प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल डेटा ऑफ द ड्रग, कि ये जो भी आप टेस्टिंग कर चुके हैं वो सारी समरी फॉर्म में डॉक्टर के पास भी रहती हैं, वो ब्रोचर बोला जाएगा इन्वेस्टिगेटर्स का। तो लिखा है इट हेल्प्स डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी फार्माकोलॉजी एंड डोसेज इन्फॉर्मेशन। तो डॉक्टर आप मतलब इसी की मदद से सारी चीज़ें जल्दी से समझ लेते हैं, उनके पास एक डॉक्यूमेंट रहता है कि अभी तक क्या रिजल्ट रहा है इस दवाई का। ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी और एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी भेजेंगे, कवर लेटर, जो फाइल है उसके ऊपर का कवर लेटर, टेबल ऑफ कंटेंट कि भाई आपने कौन सी जगह कहाँ पे क्या चीज़ ऐड कर रखी है, तो एक तरीके से इंडेक्स भी आप बोल सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट वो भेजना है। फॉर्म नंबर 44 जो कि इंडिया में भरना होता है, CDSCO को, इसकी आपको चार्जेस वगैरह देने होते हैं, वो फीस जो भी एप्लीकेबल है वो देनी होगी। और अगर कोई भी पहला इस दवाई का ह्यूमन ट्रायल का डेटा है तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो। तो ये सारे स्टेप्स आपने यहाँ पे जो है या सारा कंटेंट आपने भेजना होगा किसके साथ, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के साथ में। अब यहाँ पे अप्रूवल की प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखा रखी है कि भाई सबसे पहले तो आपने ड्रग को डिस्कवर किया, जो हमने सबसे यूनिट फर्स्ट में देखा था। फिर आपने एनिमल्स पे टेस्टिंग की, जब एनिमल्स पे टेस्टिंग सक्सेसफुली होगी तभी आप IND एप्लीकेशन ये फॉर्म जो है ये भर रहे हो या उसको प्रिपेयर कर रहे हो। सारा डेटा जब आप प्रिपेयर कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, फिर आपने सबमिट करना होगा CDSCO को। CDSCO उसको रिव्यू करेगा, 3 से 6 महीने उसमें लगेंगे। रिव्यू करने के बाद अगर ऑल इज़ ओके, तो अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो CDSCO आपको परमिशन दे देगा क्लिनिकल ट्रायल के लिए। या फिर अगर कुछ चीज़ दिक्कत है तो क्वेरी लेटर भेजता है कि भाई ये क्वेरी लेटर है, आप ये दिक्कत है, इसको ठीक कीजिए या इसको दोबारा से करिए, तो उसके बाद में आपको अप्रूवल मिलेगा क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो ये है अप्रूवल की प्रोसेस। अब इसमें टाइमलाइन यानी कि कितना समय कहाँ लग रहा है वो भी आपने यहाँ पे बताना है। तो पहला तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में 1.5 से 3 साल लग जाती हैं एनिमल्स पे ही टेस्टिंग करने में या लैब में टेस्टिंग करने में। फिर आपने IND डोजियर बनाना होता है। डोजियर बोले तो वही सारा डेटा इकट्ठा करना, जैसे अभी हमने डेटा बताया ना कि कौन कौन सा भेजेंगे, प्री क्लिनिकल का डेटा, CMC का डेटा, और इन्वेस्टिगेटर्स जो करेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन, क्या प्रोटोकॉल रहेंगे, तो वो इकट्ठा करने में ही इतने दिन लग जाते हैं, 3 से 6 महीने। फिर आप CDSCO को सबमिट करोगे, 1 से 2 वीक में ये लगेगा सारा, ठीक है, सारी चीज़ें। फिर CDSCO उसको रिव्यू करेगा, इवेल्यूएट करेगा, 3 से 6 महीने लग जाएंगे, तब आपको अप्रूवल मिलेगा क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कितना दिन यहाँ पे आपको लग जाएंगे, ऑलमोस्ट 4-5 साल यहाँ पे लग जाएंगे सिर्फ ये प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल ट्रायल तक शिफ्ट करने में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि कैसे आपने ये फॉर्म भरना है IND एप्लीकेशन, और इसकी क्या प्रोसेस है, क्या टाइमलाइंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन NDA एंड ANDA। NDA बोले तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA बोले तो एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अभी मैंने इसको बताया था कि ये जेनेरिक दवाइयों के लिए भरा जाता है फॉर्म, ये आपको जो न्यू ड्रग है एकदम उसके लिए भरा जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पे समझा दूँ कि सपोज करो जैसे कि IND एप्लीकेशन भरी आपने प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद में, ठीक है, आपने एनिमल्स पे टेस्टिंग करी, फिर आपने अप्रूवल के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन भरी जिसको अभी हमने क्वेश्चन में कवर करा है। सपोज अप्रूवल मिल गया तो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल आप करोगे। क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे 4 फेज़ में होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। ठीक है। आप इस अप्रूवल के बाद में क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर दोगे।
तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो हमने देखे थे, तो उसके बाद जब 3 फेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपने एक फॉर्म भरना होता है एनडीए करके। अगर आप नई दवाई की सारी चीज़ें कर रहे हो तो एनडीए करके, मतलब हमारे भाई आपने सीडीएसओ को बताना है कि हमारे 3 फेज़ एकदम अच्छे से गए हैं, उसकी सेफ्टी एफिकेसी ह्यूमंस में भी अच्छी है, तो आप एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे सीडीएसओ को। सीडीएसओ सारा डेटा ये आपने भेजना होगा, क्लिनिकल ट्रायल का, प्री क्लिनिकल ट्रायल का, केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग का, सबका भेजना होगा। जब उसको रिव्यू करेगा तो आपकी दवाई को अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद तब जा कर के आपका फेज़ 4 स्टार्ट होता है, या कहने का मतलब है दवाई आपकी मार्केट में आती है लगातार, फिर उसके बाद आप सर्विलेंस करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में दवाई को लाने से पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है वो है एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो ये वही है एनडीए। दूसरी तरफ है एएनडीए, मतलब ये एकदम ब्रांडेड दवाई के लिए था, ये जेनेरिक दवाई के लिए रहेगा। तो फुल फॉर्म पहले लिखी हुई है कि एनडीए बोले तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और एएनडीए बोले तो एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। बात करें यहाँ पे इसके पर्पस की, तो जो एनडीए है वो किस लिए भरा जाता है? फॉर अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग, एकदम नई ड्रग को अगर अप्रूवल चाहिए तब भरना होता है। एएनडीए जब जेनेरिक दवाई का अप्रूवल चाहिए तब भरना होता है। अब क्या क्या डेटा चाहिए भाई? एनडीए के लिए फुल क्लिनिकल ट्रायल का डेटा चाहिए, उससे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल का भी चाहिए, लेकिन एएनडीए में सिर्फ बायो इक्विवेलेंस या बायो अवेलेबिलिटी जो भी है उसका डेटा आपने भेजना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा एनडीए में? इसमें 12 से 15 साल एक नई दवाई को अप्रूव कराने में, लेकिन एएनडीए में 1 से 2 साल लगते हैं केवल। एनडीए जो है भाई, ये भेजने के लिए आपने पहले बहुत खर्चा करना होगा, काफ़ी हाई कॉस्ट है इसकी, लेकिन एएनडीए में थोड़ा कम खर्चा होगा। बात करें इनोवेशन, तो एनडीए जो है ये इनोवेटर कंपनी के लिए होता है, यानी कि जो न्यू न्यू दवाई को डिस्कवर कर रही हैं वो इस फॉर्म को भरती हैं, लेकिन जो आपका एएनडीए फॉर्म है वो जेनेरिक कंपनीज भरती हैं, जेनेरिक दवाई के अप्रूवल के लिए। समझ गए, इन दोनों में ये अंतर है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वाई प्री क्लिनिकल स्टडीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एएनडीए, कि आप जब ये वाला फॉर्म भर रहे हैं एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, यानी कि जेनेरिक दवाइयों के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए प्री क्लिनिकल स्टडी की ज़रूरत क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो अभी हमने अच्छे से जान भी लिया था कि भाई ये जो है ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग की कॉपी होती हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा होता है कि क्या इसकी इफेक्टिवनेस रही है, क्या इसकी सेफ्टी मार्जिन रहे हैं दवाई के, तो हमने तो बस कॉपी करना है, कुछ और चीज़ें नहीं करनी है। तो यही रीज़न आपने लिखना है कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एएनडीए, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, बिकॉज द जेनेरिक ड्रग इज ए कॉपी ऑफ एन ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग, कि भाई वो तो एकदम जो ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग है उसकी कॉपी होती है, इसकी सेफ्टी और एफिकेसी हमको ऑलरेडी नॉन है, हमको पता है वो सारी चीज़। ओनली हमको बाई इक्विवेलेंस चीज़, यानी कि बाई इक्विवेलेंस डेटा यहाँ पे प्रूव करना होता है कि हमारी दवाई वही काम कर रही है, उसी तरीके से काम कर रही है जैसे कि ब्रांडेड है ना, यानी कि सेम इफेक्ट जैसे कि ओरिजिनल का है, बस वो हमें प्रूव करना होता है। तो ये रीज़न है, इस वजह से हम प्री क्लिनिकल स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर करने लग जाओगे तो वो तो फिर ब्रांडेड दवाई ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, डिस्कस द एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस ऑफ एएनडीए, कि अगर आप जेनेरिक दवाई के लिए एक फॉर्म भर रहे हैं एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो उसके साथ आपने क्या डेटा भेजना होगा, क्या अप्रूवल की प्रोसेस रहेगी, स्टेप बाय स्टेप वो आपने बताना है, जो कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन एएनडीए, तो इसके अप्रूवल की प्रोसेस, ठीक है। तो बात करें, एएनडीए स्टैंड्स फॉर एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, मतलब एक ऐसा फॉर्म एप्लीकेशन जो कि जेनेरिक दवाइयों के अप्रूवल से पहले ये भरना होता है। इट इज़ सबमिटेड टू सीडीएसई, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको भेजना होता है, ताकि हमको जेनेरिक दवाई का अप्रूवल मिल सके, जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग की बायो इक्विवेलेंट होती है, एकदम वही सेम काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इन एएनडीए, अगर हम एएनडीए में बात करें तो फुल क्लिनिकल ट्रायल या प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं होती है, केवल हमको बायो इक्विवेलेंस स्टडी यहाँ पे सबमिट करनी होती हैं। तो क्या क्या स्टेप्स, क्या प्रोसेस है? तो लिखा है एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस ऑफ एएनडीए। तो सबसे पहले स्टेप्स यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना होगा। जेनेरिक जो ड्रग का मैन्युफैक्चरर होगा वो ये सारी चीज़ें करेगा, उसकी टीम काम करेगी। पहला क्या, आपने सारा डेटा लेना है ड्रग फॉर्मुलेशन एंड स्पेसिफिकेशन का, आपकी जो दवाई वो कैसे बनी है, उसके बायो इक्विवेलेंस जो आपने ट्रायल करवाए थे
उसका सारा डेटा एंड डिटेल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, कैसे कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप बनाई है, क्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किए हैं वो डेटा, लेबलिंग एंड पैकेजिंग की इन्फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी का डेटा। तो ये एक डोजियर तैयार करना होता है, ठीक है, एप्लीकेशन आपने प्रिपेयर करनी है जो आपने भेजनी होगी। दूसरा कि आप उसको आप सबमिट करोगे, द कंप्लीट ANDA इज सबमिटेड टू CDSU, वही सारा डेटा CDSU को भेजा जाता है। इसमें आपने जो है फॉर्म 44 जो कि इंडिया में भरना होता है वो भरोगे। डोजियर का जो फॉर्मेट रहेगा वो CTD फॉर्मेट रहेगा। CTD कहने का मतलब है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। कॉमन हम यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो है ना ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, मतलब एक बड़ी संस्था है इंटरनेशनली जिसने एक फॉर्मेट सेट करा है कि अगर दवाइयों का अप्रूवल चाहिए तो कॉमन एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट रहे, सभी देशों में वही चले। CTD मतलब मोस्ट ऑफ द देशों में वही चलता है, कुछ देशों का अलग भी है, हम देखेंगे। तो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या है, एक फॉर्मेट है अपना सारा डेटा भेजने का, उसके अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग उसके सेक्शन होते हैं, जो कि किसने बनाया है, ये बनाया है ICH इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, जो कि एक संस्था है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत सारे देशों को मिला जुला करके या हार्मोनाइज करके काम करता है, ठीक है। उस फॉर्मेट में भेजना है, बाकी फीस जो भी एप्लीकेबल हो वो आपने सबमिट करनी होगी, ठीक है। देन उसके बाद है फिलिंग रिव्यू, आप उसको सारा डेटा भर रहे हैं, उसके बाद आपने भी खुद उसको चेक करना है। लिखा है द अथॉरिटी चेक्स वेदर द एप्लीकेशन इज कंप्लीट और नॉट, जैसे आप भर दोगे तो जो भी अथॉरिटी है वो चेक करेगी क्या सही डेटा है या नहीं है। अगर डेटा कंप्लीट है तो आपका जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, और एक आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कहाँ पे आपकी वो एप्लीकेशन पहुँची है। फिर CDSU के पास जब पहुँच जाएगी तो वहाँ पे साइंटिफिक रिव्यू होगा कि द एप्लीकेशन इज़ रिव्यूड बाय एक्सपर्ट, जो भी एक्सपर्ट है CDSU में अलग अलग फील्ड में, तो वो उसको रिव्यू करेंगे। बायो इक्विवेलेंस स्टडी को वो चेक करेंगे, केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल्स जो भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है उनकी वो चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, लेबलिंग इन्फॉर्मेशन का रिव्यू करेंगे, और GMP स्टेटस क्या रहा है जहाँ पे आप दवाई बनाने की बोल रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे वो रिव्यू करेंगे। ये साइंटिफिक रिव्यू होगा। उसके बाद अगर कोई दिक्कत रहती है तो आपको एक क्वेरी या डेफिशिएंसी लेटर आएगा, तो लिखा है इफ़ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग या इनकरेक्ट सो द अथॉरिटी सेंड ए क्वेरी और कंप्लीट रेस्पॉन्स लेटर। या तो क्वेरी लेटर आएगा कि कोई दिक्कत है, या फिर कंप्लीट रेस्पॉन्स लेटर आएगा, देन उसको आपने करेक्ट करके जो भी चीज़ें हैं वो दोबारा से भेजनी है, देन उसके बाद आपको फाइनली अप्रूवल मिलेगा। इफ़ ऑल रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड, सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल अगर हो जाती हैं तो अप्रूवल आपको यहाँ पे मिल जाता है। द जेनरिक ड्रग कैन नाउ बी मार्केटेड, उसके बाद जेनरिक ड्रग जो है मार्केट में आप मतलब कि लॉन्च कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल ये अप्रूवल में 1 से लेकर 2 साल लग जाते हैं। तो ये अभी आपने देखा है कि जो ANDA है, ठीक है, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इसकी क्या प्रोसेस अप्रूवल की और कितना टाइम यहाँ पे लगता है, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि राइट द ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो CDSU है हमारी इंडिया के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका ओवरव्यू आपने देना है। कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन आपने बताने हैं CDSU के, जो कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए अब आपके यहाँ पे एक न्यू चैप्टर है ये, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज़। हर एक कंट्री के अंदर, जैसे कि इंडिया में हमारा CDSU है, तो वही लिखा है ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो CDSU का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वो यहाँ पे आपने बताना है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं उनकी भी रहती है रेगुलेटरी अथॉरिटी, यूरोपियन यूनियन कंट्री जो हैं यूरोप के, उनकी एक अथॉरिटी है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, जापान की अलग है, कनाडा की अलग है। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, वो कैसे बनती हैं, उनका काम वगैरह यहाँ पे आपने बताना है। तो स्पेशली हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया वाला ये क्वेश्चन CDSU का पूछ लिया जाता है। तो CDSU क्या है, उसका कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन वगैरह हम ऑलरेडी 7th सेमेस्टर की इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड की 5th यूनिट में हम पढ़े थे, आपने बस वो रिकॉल करना है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो समझते हैं कि पहले की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSU ये होता क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जैसे कि इंडिया के अंदर CDSU होता है, USA के अंदर FDA होता है, कनाडा के अंदर हेल्थ कनाडा होता है, ब्रिटेन की अलग होती है, ऐसे जापान, जर्मनी, चाइना, सबकी अलग अलग यहाँ पे अथॉरिटी होती है, जो कि मेडिसिन जो इंडिया के अंदर बन रही है
वो कैसी बननी चाहिए, सेफ हो, इफेक्टिव हो, उनको अप्रूवल देने का काम कौन करता है, ऐसे ही CDSU करते हैं। तो आपने देखिए वर्ड को ब्रेक करना है, सेंट्रल प्लस ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल प्लस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए बात करें सेंट्रल, सेंट्रल मतलब कि जो बीच में हो, मतलब कि जो ऑल ओवर द इंडिया कंट्रोल करता हो ड्रग्स पे, वो यहाँ पे कहा जाएगा सेंट्रल। तो लिखा है कि ये मैन होता है ऑल ओवर द इंडिया। ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल मतलब कि ड्रग के स्टैंडर्ड को ये कंट्रोल करता है, जो भी न्यू ड्रग मार्केट में आने वाली होती है उनको रेगुलेट करता है, उनके स्टैंडर्ड को कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक संस्थान है, एक यहाँ पे बोल सकते हैं एक इंस्टीट्यूट या एक लीग होता है जो कि सारा कुछ ये इंडिया के अंदर करता है। तो बात करते हैं, डेफिनेशन आपको क्लियर हो ही जाएगी कि CDSU इज ए मैन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विच रेगुलेट स्टैंडर्ड ऑफ न्यू ड्रग, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक एंड डायग्नोस्टिक डिवाइस। कि जो भी न्यू मेडिसिन इंडिया के अंदर आने वाली होती हैं, न्यू डिवाइस जो आने वाले होते हैं, कॉस्मेटिक या फिर डायग्नोस्टिक डिवाइस जो आने वाले होते हैं, उनका अप्रूव करने का काम इसी का होता है, CDSU का। ये सेफ्टी एंड एफिकेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर बात करें इसका जो हेड ऑफिस है वो CDSU का FD भवन कोटला रोड न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली के अंदर FD भवन है जो कि कोटला रोड पर है, तो वहाँ इसका हेड ऑफिस है जो कि रन होता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो नेम ज़रूर सुना होगा कि ये इंडिया के अंदर जो पूरी हेल्थ जो मतलब कि पूरा सिस्टम है हेल्थ का, ये उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये इसके अंडर काम करता है CDSU, और इसको आपकी जो गवर्नमेंट है वो इसको रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं इसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो CDSU जो है वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका क्या रोल होता है। सबसे पहला है कि ये अप्रूव करता है किसी भी न्यू ड्रग को, ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल देता है, उनको कंडक्ट कराता है। तीसरा कि सेट करता है ड्रग के स्टैंडर्ड को, कि ड्रग का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वो सेफ एंड इफेक्टिव होनी चाहिए। लास्ट में इट कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग, जो भी ड्रग इंपोर्ट हो रही है वो कैसी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, वो इस सारा जो कंट्रोल करता है यही CDSU ही करता है। अब हम बात करते हैं, ये शॉर्ट में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, लेकिन लॉन्ग में जो क्वेश्चन बार बार यहाँ पे पूछा गया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है कि डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कि कौन कौन से इसमें मेंबर होते हैं, कितने ऑफिसेज होते हैं, वो आपने बताना है पूरा स्ट्रक्चर बना करके। उनके फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है CDSU की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने वही बताना होगा कि CDSU होता क्या है। तो पहले वही जो अभी आपने शॉर्ट में पढ़ा था ना कि यहाँ पे वर्ड ब्रेक करके लिखा हुआ है, सारा डेफिनेशन यहाँ पे उनकी लिखी हुई है सेम वही। और उनका ऑफिस जो है, मेन ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली कोटला रोड FTA भवन में है। तो इतनी बात यहाँ पे पहले आपने सेम लिखनी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी होगी DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं जो CDSU का हेड जो होता है ना, मतलब कि सबसे ऊंचे पद पे होता है, जो कि फाइनली रिव्यू करके अप्रूव करता है कि इन ड्रग को मार्केट में आने दिया जाए या इन मेडिकल डिवाइस को आने दिया जाए, तो वही DCGI कहा जाता है। तो लिखना है कि हेड ऑफ CDSU इज कॉल्ड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी करंटली CDSU का कौन हेड है, वो आपने यहाँ पे कमेंट करके मेरे को बताना होगा। इसका मेन मकसद है कि आपको वो चीज़ याद भी हो जाए कि फिलहाल अभी कौन है CDSU का यहाँ पे DCGI। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वो कमेंट करके मेरे को बता देना है। उसके बाद देखिए लिखा है कि इट इज़ एडवाइज बाय DTAB यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और DCC जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो होती है वो इसी को यानी कि जो DCGI है उसको एडवाइस देने का काम करती है। मतलब कि क्या उसने एक्शन लेना है, ड्रग को कौन सी को अप्रूव करना है नहीं करना है, वो सारे कुछ वो सजेस्ट करती हैं। लास्ट में लिखा है कि दिस पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग, मेडिकल डिवाइस, क्लिनिकल ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड इन इंडिया। इंडिया में जो भी मेडिसिन या ड्रग न्यू आने वाली है, मेडिकल डिवाइस जो भी लॉन्च होने वाले हैं या क्लिनिकल ट्रायल जो भी कंडक्ट कराने वाले हैं, तो वो सारे कुछ यही अप्रूव करता है मेन आदमी यानी कि DCGI। क्लियर हुआ, ये इसका बेसिक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने समझानी है कि मतलब कि कितने यहाँ पे ऑफिस होते हैं, क्या हेड क्वार्टर है, या जो जो चीज़ इसके अंदर होती है वो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एकदम चार्ट ये बना हुआ है। बस इसी तरीके से ये आपने यहाँ पे बनाना है, फिर इसके बाद में डिटेल में आपने लिखना होगा। हेडिंग लगानी होगी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ CDSU। तो देखिए सबसे पहले बाहर ही कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट सबसे बाहर है, मतलब कि जो इसको रेगुलेट करती है। उसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, जो कि ओवरऑल जो हेल्थ जो सिस्टम है इंडिया के अंदर ये उसको रेगुलेट करता है। एंड इसी के अंदर आता है आपका CDSU। ठीक है, अभी जो CDSU जो है ना, इसमें देखिए 4-5 चीज़ें होती हैं। एक होता है हेड क्वार्टर, जोनल ऑफिस होते हैं जो कि 9 होते हैं, सब जोनल ऑफिस होते हैं,
पोर्ट या एयरपोर्ट ऑफिस होते हैं जो कि 18 है। लेबोरेटरीज होती है जो कि टेस्टिंग वगैरह करने का काम करती हैं, जो कि 7 है। थोड़ा मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, यही उनके काम क्या क्या होते हैं और कितने नंबर्स हैं। ये नंबर मतलब कि एक हेड क्वार्टर जो कि न्यू दिल्ली FD भवन कोटला रोड पर है वो है। ये हेड क्वार्टर का मतलब कि मेन काम होता है कि जो भी न्यू ड्रग आ रही है फाइनली उसको अप्रूव करना, या फिर अगर आप मार्केट में ड्रग को ला रहे हैं तो उनको अप्रूव करना, उनके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना, जो भी ड्रग इंपोर्ट हो रही है उनके लिए अप्रूवल देना। तो ये मेन काम हो गया हेड क्वार्टर का। जोनल ऑफिस कहने का मतलब कि जोन के मतलब कि एक 2-3 स्टेट के अंदर ये एक काम करता है। तो इसका काम क्या होता है, वो होता है GMP को ऑडिट करना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो भी प्रैक्टिस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनको रिव्यू करना, चेक करने का काम इन्हीं का होता है। कोऑर्डिनेशन विद स्टेट, इनका कोऑर्डिनेशन स्टेट बाय स्टेट होता है। अब इसी के अंदर आते हैं सब जोनल ऑफिस जो कि फिलहाल 7 हैं, जो कि अलग अलग शहर में होते हैं। तो सब जोनल ऑफिस जो है मोस्टली ये कोऑर्डिनेट करते हैं सिटी बाय सिटी, एंड इनका भी काम वही GMP को ऑडिट करना ही होता है। अब इसके 3 आपने ये चीज़ देख ली, इसमें 2 चीज़ें और होती हैं, पोर्ट या एयरपोर्ट। पोर्ट कहने का मतलब है कि जहाँ से बंदरगाह के थ्रू जो मेडिसिन आती हैं वहाँ पे भी इसके ऑफिसेज होते हैं। एयरपोर्ट जहाँ पे मतलब कि बाई एयर जो मेडिसिन आती हैं, ड्रग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है, तो उनको रेगुलेट जो करते हैं वही पोर्ट या एयरपोर्ट ऑफिस ही करते हैं। इसके अलावा इसमें लेबोरेटरीज 7 होती हैं जो कि टेस्टिंग करती हैं किसी भी न्यू ड्रग को, ताकि उनको अप्रूवल मिल सके, एकदम वैलिडेट करती हैं अच्छी तरीके से। तो ये है इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए हमने हेडिंग डालनी होगी कि क्या है हेड क्वार्टर, उसमें क्या क्या काम होता है, और जोनल ऑफिस, फिर सारा कुछ आपने मतलब डिटेल में बताना है कि जोनल ऑफिस कहाँ पर है, सब जोनल ऑफिस कहाँ पर है, लेबोरेटरीज कहाँ कहाँ पर है। तो पहले देखिए हेड क्वार्टर आपका CDSE होगा, FD भवन कोटला रोड न्यू दिल्ली में है। इसको बिल्कुल आप रट लीजिए। इसका मेन काम होता है जो भी ड्रग इंपोर्ट हो रही है उनके लिए अप्रूवल देना, न्यू ड्रग का फाइनली अप्रूवल देना, क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल देना, और जो भी लाइसेंसेज जो मतलब कि इशू किए जाते हैं मार्केट में ड्रग को लाने के लिए लार्ज स्केल लेवल पे, तो वो भी यहीं से अप्रूव किए जाते हैं। एंड लास्ट में एक और है कि मीटिंग ऑफ ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी यानी कि DCC एंड DTAP यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उनकी कमेटी भी इसी में यानी कि हेड क्वार्टर में ही होती है। अब उसके बाद आता है आपका जोनल ऑफिस। जोनल कहने का मतलब है कि एक जोन का ऑफिस। तो CDSU हैज 9 सब जोनल ऑफिस, ये 9 होते हैं यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे अपडेट करना चाहूँगा कि कई सारी बुक्स में यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं, कई में 4-5 लिखे हुए हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने सारा कुछ ये ऑनलाइन रिसर्च करके नोट्स बनाए हैं, जो अभी ये अपडेट जो हुए हैं मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा है कि जो जो अभी अपडेट हुए हैं, बाद में और भी जोनल ऑफिस बने हैं, तो फिलहाल यहाँ पे 9 हो गए हैं। तो आप इसको गलत मत समझना, आप क्रॉस चेक दोबारा से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो CDSU has no subjournal office which are involved in GMP audit and inspection of manufacturing unit of large volume parenteral, sera, vaccine and blood product। जिनका काम क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को ऑडिट करना कि कैसी प्रैक्टिस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, जो कि जो आपके वॉल्यूम पैरेंटरल जो होते हैं, मतलब कि जो बोटल्स वगैरह जो चढ़ाई जाती हैं उनका पूरा इंस्पेक्शन करना, सीरा का इंस्पेक्शन करना, वैक्सीन का, ब्लड प्रोडक्ट का। तो ये कहाँ कहाँ पर ऑफिस है, पहला है मुंबई में देखिए 2 हैं। मुंबई 1 जो पहले था, अभी एक और अपडेट हुआ है मुंबई 2 करके। तो एक ऑफिस मुंबई में है, मुंबई 1 यहाँ पे लिखना है आपने। एक कोलकाता में है, एक चेन्नई, गाजियाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, वद्दी, मुंबई 2। तो ये जो है फिलहाल 3 अभी अपडेट हुए हैं, पहले यहाँ पे केवल 6 थे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं वह सब जोनल ऑफिस, जो कि सिटी लेवल पे होते हैं, जो कि 7 सब जोनल ऑफिस हैं जिनका काम भी सेम वही होता है जो कि यहाँ पे जोनल ऑफिस का होता है, लेकिन ये सिटी बाई सिटी कनेक्ट करते हैं। तो अभी जो है जो अपडेटेड हुए हैं वो यहाँ पे टोटल 7 हो गए हैं, लेकिन पहले यहाँ पे केवल 5 थे। तो यहाँ पे है वाराणसी, गोवा, जम्मू, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम एंड ऋषिकेश। तो ये हो गए आपके सब जोनल ऑफिस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कि फिलहाल 7 हो गई हैं, पहले ये 6 थी, मतलब कि अपडेट हो गई है। इसमें एक एक्स्ट्रा आपकी हैदराबाद में बनी है। तो ये ना सारी ऐसी लेबोरेटरीज होती हैं जो कि ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करती हैं। जो भी न्यू ड्रग मार्केट में आने वाली होती है तो उनका फाइनली इंस्पेक्शन टेस्टिंग यही होती है, इन्हीं लेबोरेटरीज में। एक है CDL यानी कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कोलकाता में है। इसको शॉर्ट में CDL बोल सकते हैं, CDL कोलकाता, और CDTL मुंबई, और CDTL चेन्नई में है। एक आपका कसौली में है, गुवाहाटी में है, चंडीगढ़ में है, हैदराबाद में है। तो इस तरीके से आपने इनके नेम याद रखने होंगे। नेक्स्ट में देखिए आपका है पोर्ट या एयरपोर्ट ऑफिस, जिनका मेन काम होता है कि क्या मेडिसिन एक्सपोर्ट हो रही है, क्या मेडिसिन इंडिया के अंदर आ रही है, उनको रेगुलेट करना। जो कि फाइनली अभी जो करंटली जो अपडेट हुए हैं वो 18 यहाँ पे ऑफिस हो गए हैं, टोटल 18। लेकिन अगर आप पहला आप देखोगे तो केवल 10 या 13 के करीब यहाँ पे दिखा रहे होंगे बुक्स के अंदर। तो वो भी गलत नहीं है, वो पुरानी बुक्स हो चुकी हैं, लेकिन आपने अपडेट हो जाना है और ये सारे यहाँ पे पोर्ट वगैरह लिखने होंगे।
तो चेन्नई में सी पोर्ट है, मतलब कि बंदरगाह, कोलकाता में है, कोची में है, नाहबा में, मुंबई, मार्मुगांव एंड गोवा, विशाखापत्तनम, कृष्णापत्तनम और हाजिरा पोर्ट, इंदौर पोर्ट, सारे पोर्ट और एयरपोर्ट के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, ये सारे एयरपोर्ट हो गए। ये यहाँ पे कुछ हमारे सी पोर्ट भी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें अभी आपने देखी हैं, ये क्या देखा है, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा है CDSCO का, कि कहाँ कहाँ ऑफिसेज है, कहाँ कहाँ पोर्ट ऑफिसेज है, कहाँ पे लैब है, कहाँ पे सारा कुछ है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं क्या रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं CDSCO की, यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई हैं। सबसे पहले कि किसी भी न्यू ड्रग के लिए अप्रूवल देना और क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल देना। दूसरा, इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, कौन सी ड्रग आप इंपोर्ट कर सकते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वगैरह भी यहीं से इशू होता है। तीसरा, बैनिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कौन सी ड्रग को बैन करना है इंडिया के अंदर और कॉस्मेटिक को, तो वो यही काम करते हैं। टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग बाई सेंट्रल लैब जो अभी आपने सारी की सारी पढ़ी थी, तो उनके द्वारा ड्रग की टेस्टिंग करना, जो कि फिलहाल सेबल लैब है, सेंट्रल लैब। नेक्स्ट है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग मार्केट ऑथराइजेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल, तो ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, ड्रग के क्या स्टैंडर्ड होंगे, अगर आपने मार्केट में ड्रग को ऑथोराइज कराना है तो क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्या स्टैंडर्ड होंगे, सारा कुछ। एंड लाइसेंसिंग ऑफ ब्लड बैंक जैसे कि उनके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो आपकी LBPS होते हैं, यानी कि लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल जो होते हैं, मतलब कि जो फ्लूइड हमारी बॉडी में चढ़ते हैं ना जब हम बीमार हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, तो उन्हीं बॉटल्स की बात चलती है। तो उनके लिए, वैक्सीन के लिए, मेडिकल डिवाइस के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अगर याद आ रहा हो, जूरिस्प्रूडेंस 5th सेम में पढ़ा होगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है जो कि इंडिया के अंदर ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, परचेसिंग हो रही है ड्रग की, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो उसमें अगर चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट करना है, तो वो भी CDSCO ही करता है। उसके बाद है मॉनिटर ऑफ ADR ऑफ ड्रग की ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करना। और ऑन टेक्निकल मैटर, ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है ऑन टेक्निकल मैटर रिलेटेड टू ड्रग, कि कौन से ड्रग मार्केट में कैसा परफॉर्म करे, अगर कोई रिएक्शन वगैरह करे तो उनको मार्केट से विड्रॉ कराना या बैन करना, तो ये उन्हीं का काम होता है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और DCC यानी कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, जो कि यही हेडक्वार्टर में ही इनके साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए है ग्रांट या बोलते परमिशन टू टेस्ट लाइसेंस, पर्सनल लाइसेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट, अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस या परमिशन वगैरह देना, ये CDSCO का काम है। तो ये है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी या बोलते फंक्शन ऑफ CDSCO। तो ये जो है क्वेश्चन 7 या फिर 10 मार्क्स में आता है। मैंने इस तरीके से पूरा कवर करा है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसका देखिए लास्ट में क्वेश्चन है यूनिट 2 से, वो है राइट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ USFDA, या तो जो यूनाइटेड स्टेट यानी कि USA की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है USFDA, उसका ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। या फिर आ जाता है यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, उनका एक यूनियन है, एक समूह है, एक ग्रुप है, उनकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ EU। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आता है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को ही करा रखा है क्योंकि कोई भी आ सकता है 7 मार्क्स में। तो हमने पहले इंडिया वाली जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको समझ लिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन, इसको भी हम दोनों को कवर कर लेते हैं। तो बात करते हैं USFDA, इसका काम भी सेम वही रहेगा जैसे CDSCO का है। ऐसे ही जो यहाँ पे EMA रहती है, यूरोपियन यूनियन की जो एजेंसी है, उसका काम भी वही रहेगा, लेकिन ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पे काम करती हैं। ठीक है, तो USFDA का फुल फॉर्म है, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है, लिखा है कि इट इज़ द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग द सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फूड, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइस। कि ये गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। US जो स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं, उनके अंदर ये रेस्पॉन्सिबल होती है कि वहाँ पे जो भी दवाइयाँ बेची जा रही हैं, बन रही हैं, या फूड है, या कॉस्मेटिक्स है, या मेडिकल डिवाइस हैं, वो एकदम सेफ़ रहें, क्वालिटी वाले रहें, इफ़ेक्टिव रहें, और वो सारी चीज़ें ये मॉनिटर भी करती है। ठीक है, अब USFDA को हम कई बार इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो अप्रूवल है कई बार हम USFDA से भी हमको मिल जाता है। बहुत सारे आपने प्रोडक्ट भी देखे होंगे जो USP, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाए जाते हैं। तो ये USFDA जैसे कि ये बड़े कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो इनके रूल रेगुलेशंस और भी मजबूत हैं, है ना। तो इनको भी हम फॉलो करके चलते हैं, उसी वजह से हमें यहाँ पे पढ़ना भी पड़ रहा है।
ठीक है, ये है यूएस एफडीए, स्पेशली ये यूनाइटेड स्टेट्स में ही ये काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे ये बनी है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो वर्क्स अंडर किसके नीचे काम करती है ये जो एफडीए है, लिखा है यूएस एफडीए वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस, HHS। ये जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का, उसके अंडर ये काम करती है। अगर बात करें हेड ऑफ यूएस एफडीए, ये जो है कौन होता है, इट इज़ हेडेड बाय द कमिश्नर ऑफ फूड एंड ड्रग। जो कमिश्नर होता है फूड एंड ड्रग का, वही इसका हेड होता है, जो कि सेलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट जो है यूएसए के, उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मेन ऑफिस की बात करें तो यूएसएफडी का जो मेन ऑफिस है वो यूएसए में ही है, मैरीलैंड के अंदर। तो ये हमने जस्ट इसका एक तरीके से ओवरव्यू सा देखा है। अगर हम बात करें एफडीए का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, मतलब चार्ट की मदद से, तो पहले की भाई जो यूएसएफडी किसके अंडर काम करती है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस। ये एफडीए पूरा रेगुलेट इसके अंडर काम करता है। अब इसी यूएस एफडीए के अलग अलग यहाँ पे क्या है, सेंटर बने हुए हैं स्पेशलाइज्ड, कि भाई एक सेंटर है वो केवल ह्यूमन जो दवाइयाँ हैं, ठीक है, उन्हीं की टेस्टिंग उन्हीं का रेगुलेशन करते हैं। कुछ जो हैं जो वेटरनरी होती हैं, यानी कि एनिमल्स की दवाइयाँ या उनका मटेरियल, फीडिंग मटेरियल, उनकी टेस्टिंग करते हैं। कुछ केवल फूड प्रोडक्ट की करते हैं, कुछ टबाको प्रोडक्ट की करते हैं, कुछ वैक्सीन या फिर आपके विटामिन्स वगैरह जो बायोलॉजिकल्स होते हैं उनकी ही करते हैं। तो एफडीए के अलग अलग यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट हैं या सेंटर आप बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिखा रखे हैं। जैसे सीटीपी है, सीडीईआर है, सीटीआरएच है, सीबीईआर है, सीएफएसएएन है, नेशनल सेंटर फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च है या सीबीएम है। यही बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस आपने करने हैं, ये इन्हीं से मिलकर के कम्प्लीटली आपका यूएस एफडीए बनता है। तो यूएस एफडीए को हमने डिवाइड करा है सेवरल स्पेशलाइज्ड सेंटर में, जो कि हर एक जो है एक स्पेशल ईच स्पेसिफिक प्रोडक्ट को वो जो है हैंडल करता है। कैसे, जैसे कि पहला है CDER, मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है, सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च, कि इट स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च, जिसका मेन काम है ह्यूमन ड्रग्स को अप्रूव करना, सिर्फ इसका ये काम है। ठीक है, दूसरा है CBER, सेंटर फॉर बायोलॉजिक्स इवेल्युएशन एंड रिसर्च, इसका काम है वैक्सीन, ब्लड या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हैंडल करना, उनका अप्रूवल देना। तो यहाँ पे आप देखोगे दूसरा ये है CBER। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे आपका सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, CFSAN। तो यहाँ पे लिखा है CFSAN, उसकी फुल फॉर्म लिखी है। इसका काम है ये फूड की सेफ्टी या लेबलिंग को ये कंट्रोल करता है, ये फूड को ही सारा, फूड वाली जो चीज़ें हैं सारी उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है CDRH, सेंटर फॉर डिवाइसेस एंड रेडियोलॉजिकल हेल्थ। तो जो भी मेडिकल डिवाइस होते हैं, जिसके BP मीटर है, थर्मामीटर है, या और भी रेडिएशन प्रोडक्ट हैं, ये उनको कंट्रोल करता है, CDRH। ठीक है, एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका CVM, सेंटर फॉर वेटरनरी मेडिसिन, ये एनिमल्स की जो दवाइयाँ होती हैं या एनिमल्स का जो खाना होता है, फीडिंग मटेरियल, उनको ये रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है CTP, सेंटर फॉर टबाको प्रोडक्ट, जो भी टबाको प्रोडक्ट है ये उनको रेगुलेट करता है। अलग अलग यहाँ पे सेंटर बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा NCTR, नेशनल सेंटर फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, जो भी साइंटिफिक रिसर्च की जाती है टॉक्सिसिटी से रिलेटेड, तो वो NCTR इसको जो है रेगुलेट करता है। एंड इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे ORA, यानी कि ऑफिस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स, जो कि सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है, हर एक इन जो हमने सेंटर देखे ना उनका इंस्पेक्शन करता है, जो भी लॉ होते हैं उनको इन्फोर्समेंट उनका करता है। ठीक है, उनको ये फॉलो करवाता है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन की कैसे आपका यूएस एफडीए बना, ये अलग अलग इस तरीके से सेंटर से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या फंक्शन है यूएस एफडीए के। तो देखिए पहला तो वही है कि भाई जो भी न्यू दवाइयाँ हैं या डिवाइस जो भी हैं यूएसए के अंदर या यूनाइटेड स्टेट जो भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर, तो उनको अप्रूव ये करता है, उनकी सेफ्टी एफिकेसी को पहले से चेक करता है। दूसरा मॉनिटरिंग ऑफ मार्केटेड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं उनका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, उन पर लगातार निगाह बना के रखता है। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ फूड एंड कॉस्मेटिक्स, कि यूएस एफडीए इंश्योर दैट फूड, कॉस्मेटिक्स एंड सप्लीमेंट आर सेफ एंड नॉट हार्मफुल, कि केवल दवाई ही नहीं, जो आपका खाना होता है यूएसए के अंदर या सप्लीमेंट जो भी होते हैं या कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो उनको भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट, इंस्पेक्ट फार्मा इंडस्ट्रीज,
एंड लेबोरेटरीज इवन इन फॉरेन कंट्रीज लाइक इंडिया, कि यूएस एफडीए जो है जहाँ पे दवाइयाँ बन रही होती हैं मैन्युफैक्चरिंग साइट, उनका इंस्पेक्शन भी करता है, लेबोरेटरीज का भी इंस्पेक्शन करता है। इवन कि सीडीएसओ के साथ मिलकर के इंडिया के अंदर भी ये करता है, जिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अप्रूवल लेना होता है यूएस एफडीए से। ठीक है। नेक्स्ट है लेवलिंग एंड पैकेजिंग। यूएस एफडीए इंश्योर दैट प्रोडक्ट लेवल आर क्लियर एंड एक्यूरेट एंड कंप्लीट, कि लेवलिंग को भी ये, पैकेजिंग को भी ये जो है एक तरीके से रेगुलेट करके चलता है। लीगल एक्शन, कि यूएस एफडीए किसी भी दवाई को बैन कर सकता है, उसको रिकॉल कर सकता है, या किसी भी अनसेफ प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो जो है एक्शन ले सकता है। तो ये फंक्शन हो गए यूएस एफडीए के। या तो क्वेश्चन आता है यूएस एफडीए का ऑर्गेनाइजेशन और उसके फंक्शन वगैरह। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन आएगा राइट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो देख लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है। तो यूरोपियन यूनियन is a political and economic group of 27 European countries that works together to promote peace, trade, development and cooperation। तो ये जो आपका यूरोपियन यूनियन है ना, ये 27 देशों का एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रुप है। जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि आपका फिनलैंड है, पोलैंड है, नीदरलैंड है, या इसके अलावा आपका ग्रीक है, फ्रांस है ना। इसके अलावा और भी कई सारे कंट्रीज़ हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 27 ये कंट्रीज़ होते हैं। और इसमें मैं ये भी मेंशन कर दूं कि जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, यूके इससे बाहर निकल चुका है, ये 2020 में बाहर निकल चुका है। टोटल यहाँ पे 27 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके अंदर हैं। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर से ध्यान रखना है। तो इन्हीं सारे जो कंट्रीज़ हैं, 27 कंट्रीज़ जो हैं, उनकी एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो है हमारी यूरोपियन यूनियन रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम स्पेशली बोलते हैं EMA, यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या समझना है कि यूरोपियन यूनियन कहने का मतलब एक ग्रुप है 27 देशों का जो एक साथ मिलजुल के काम करते हैं और उनकी एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जैसे इंडिया में CDSU सिर्फ इंडिया की है, तो ये 27 देशों की है, जिसका नाम है यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी, जो कि मैन होती है, जहाँ पे अगर उन देशों में जो भी दवाइयाँ हैं उनका अप्रूवल चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सारी चीज़ें जो रेगुलेट करता है वो यही करता है। ठीक है, तो यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी के बारे में आपने पढ़ना है। तो द EMA इज द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइंटिफिक एवेल्युएशन, सुपरविजन एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन्स इन द यूरोपियन यूनियन। मतलब कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं उनमें अगर दवाई बन रही हैं, दवाई मार्केट में आ रही हैं, तो उनकी सेफ्टी, उनकी एफिकेसी, साथ के साथ जो भी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं, मेडिकल डिवाइस हैं, फूड वगैरह है, सबको ये रेगुलेट करती है EMA। ठीक, अब इसके ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम समझें कि कैसे काम करती है किसके अंडर, तो ये लिखा है वर्क्स अंडर, कि EMA वर्क्स अंडर द यूरोपियन कमीशन, इसी के अंडर ये काम करती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियंस रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये यूरोपियन यूनियंस के जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसका पार्ट होता है EC, इसके अंडर ये काम करती है। अगर बात करें हेड ऑफ EMA जो है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है EMA का, जो कि अपॉइंट किया जाता है मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा। हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका जो मेन ऑफिस है वो एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, साइंटिफिक कमिटीज़ की बात करें तो दीज कमिटीज़ इवेलुएट मेडिसिन एंड गिव एक्सपर्ट ओपिनियन। बोले तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जो EMA जो बना होता है, इन अलग अलग कमिटीज़ का बना होता है। जैसे USFD में अलग अलग सेंटर थे, सेम ऐसे ही इसमें भी ऐसा ही है कि पहला है CHMP, इसकी फुल फॉर्म है कमिटी फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज़। इनका काम है जो ह्यूमंस में जो दवाइयाँ यूज़ की जाएंगी केवल उनका इवेल्युएशन करना। CVMP कमिटी फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट फॉर वेटरनरी यूज़, इसका काम है जो भी जानवरों, एनिमल्स की दवाइयाँ हैं उनका इवेल्युएशन करना। नेक्स्ट है PRAC फार्माकोविजिलेंस रिस्क असेसमेंट कमेटी, जिसका काम है मेडिसिन की सेफ्टी को मॉनिटर करना। CAT कमेटी फॉर एडवांस थेरेपीज, इसका मेन काम है जो भी एडवांस थेरेपीज़ होती हैं या जीन से रिलेटेड उनका इवेल्युएशन करना हो, या सेल एंड टिश्यू बेस्ड जो भी थेरेपीज़ होती हैं उनका ये जो है सारी चीज़ें एडवांस वाली जो होती हैं उनको ये रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है COMP कमिटी फॉर ऑर्फन मेडिसिनल प्रोडक्ट, मतलब वो बीमारी जिनके लिए बहुत रेयर मतलब कि दवाइयाँ हैं, रेयर डिसीज़ के लिए जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं ये उनको कंट्रोल करती हैं। PDCO पीडियाट्रिक कमेटी, ये बच्चों की जो दवाइयाँ होती हैं सिर्फ उनको रेगुलेट करती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे कमिटीज़ हैं।
इनका काम की बात करें तो काम भी ऑलमोस्ट वही होगा कि न्यू ड्रग को अप्रूव कराना हो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो इसी की मदद से होगा। इनको आपने सारी चीज़ें भेजनी होंगी, डेटा वगैरह, जैसे हम CDSO को भेजते हैं। सेफ्टी मॉनिटरिंग, ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है ड्रग की सेफ्टी, जो लॉन्च हो चुकी है मार्केट में उनकी भी सारी चीज़ें चेक करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च। जो भी EMA है, ये यूरोपियन जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें जो भी कंपनीज़ वगैरह हैं, इंडस्ट्री हैं, उनकी भी सपोर्ट करती है न्यू न्यू ड्रग को डेवलप करने में, इनोवेशन में। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइन। EMA पब्लिश साइंटिफिक गाइडलाइन ऑन हाउ टू डेवलप एंड टेस्ट मेडिसिन। ये वहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह भी सेट करती है या डेवलप करती है, ताकि जो है यूरोपियन यूनियन जो भी कंट्रीज़ का जो समूह है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन बना रहे। ठीक है, सभी लोग एक ही चीज़ को फॉलो करें। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इंस्पेक्शंस एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, कि ये जो है EMA किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट पे जाकर के इंस्पेक्शन कर सकती है, साथ के साथ ये इंश्योर करती है कि जहाँ पे वो दवाइयाँ बन रही हैं वो सेफ़ हैं, ये सही तरीके से बन रही हैं। नेक्स्ट वर्क्स विद नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ऑफ EU कंट्रीज़। जो यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं उनकी किसी न किसी खुद की भी यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, तो उनके साथ भी मिलजुल करके वो काम करती है। तो ये जो है आपका कंप्लीट होता है यूनिट नंबर 2। आई होप ये सारे कुछ आपको समझ आ गया होगा। अभी हमने यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। पार्ट 2 को आप ज़रूर से देखना, बिना उसके आप नहीं क्लियर कर पाएंगे अच्छे सारी चीज़ें। तो यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको मिल जाएंगी। तो आपको फार्मेसी वाला आपको डाउनलोड कर लेना है जिस तरीके से मैंने बताया था। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।